चले सर इब्तिदा करते हैं। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग। हाजरीन का काम है कि जो बच्चे जिन तक आपके दोस्त हैं जो इंडक्शंस वाले ग्रुप में और नहीं है उन तक पहुंचा देंगे लिंक। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलिए सर, आज के सेशन का एजेंडा है बहुत सारी बातें डिस्कस करना, जिनको हम सबसे पहले समराइज वे में बता देते हैं। क्या क्या सर? सबसे पहले तो आप लोगों ने कैफ क्वालिफाई किया है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि पेपर कॉम्बिनेशन अब क्या होना चाहिए सीए फाइनल के रिस्पेक्ट से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सर जिनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे वो ये होगा कि अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंटरव्यू टेक्निक्स टिप्स क्या होनी चाहिए। जिन बच्चों को अभी कहीं से भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई तो वो टेंशन ना लें, क्या होगा कैसे होगा। और सर इसके अलावा स्पेशल सेशन है जिसके ऊपर में सर साजिद सर खलील, हो सका तो दोनों नहीं तो सर खलील इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे कि आर्टिकल्स को कैसे गुजारना चाहिए, इंडस्ट्री वर्सेस फर्म क्या है, क्या मेजर ब्लंडर्स करते हैं बच्चे सीए फाइनल में। क्योंकि मैं हमेशा क्लासों में कहता हूँ कैफ जो होता है ना वो आपका टेप बॉल क्रिकेट होता है। अब आप आ गए हैं, बड़े हो गए और हार्ड बॉल क्रिकेट की तरफ आपका सफर जारी है। तो याद रखें सर, ये जो हार्ड बॉल क्रिकेट होती है ये अच्छी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं हम देखते हैं, लेकिन बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे कैफ में थे जीते, यहां वो थोड़ा सा जीतने में उनको मसला होता है। और सर बहुत मर्तबा ये भी देखा गया है कि जो बच्चे कैफ में चीते नहीं थे वो बड़े आराम से यहाँ पर पेपर निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि सर अब क्विकली आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को आगे ये मैंने क्विकली बना दिया है आपके लिए एक छोटा सा ऑप्शन, कौन कौन सी अटेम्प्ट किया है। एज अ टीचर हमारी क्या रिकमेंडेशन है, किसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सही है सर? तो हमने कहा कि सर इब्तिदा करते हैं। अजमत और निमरा अगर सुन रहे हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कोशिश करें फेसबुक लाइव भी कर दें, ताकि हमने कहा मैक्सिमम बच्चों तक ये बात अपना पैगाम पहुंचा सके कि क्या, क्योंकि बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें इंशाल्लाह आपको बड़ी हेल्प होगी इससे। चले सर आगे आते हैं। हमने कहा सर फर्स्ट अटेम्प्ट, सही है सर, ये पूरा एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो जो आप लोग सबका देखें कैफ पास है, इस पे तो उम्मीद करता हूं अब तक अल्लाह का शुक्र अदा भी कर लिया होगा, सब चीज़ें हो गई होंगी। लेकिन सर अब जो ये कैफ है इसके बाद रुकना नहीं है। आप जाएंगे, इंडस्ट्रियां भरी पड़ी हैं, आप लोग अभी जब इंशाल्लाह सीए फाइनल के पेपर देने जाएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कुछ लोग, आपको यकीन नहीं आएगा इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं पेपर देने आ रहे हैं। मेरे लिए खुद बड़े ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स हुए कि जिस कंपनी का सीएफओ जिसके साथ मैंने अभी ऑडिट के पॉइंट डिस्कस किए उसने बताया भी नहीं। जाहिर सी बात है एक लिमिट के बाद आके आदमी को बताते हुए शर्म भी आती है कि भाई पेपर रुके हुए। तो आप यकीन माने सर उस कंपनी के जो सीएफओ हैं वो भी साथ साथ कभी आपको आईकेप की सीढ़ियों पे मिल जाते हैं। सही है सर? तो ये सब भी होता है। तो ये बहुत सारी बच्चे गलतियां करते हैं। इन्हीं गलतियों में से कुछ की तरफ आपको आज इंशाल्लाह इस कदर गाइड कर देंगे कि उम्मीद करता हूं कोई मसला होगा ही नहीं। तो चले सर इब्तिदा करते हैं अपने सेशन की। ये हमारा सेशन है, ये मैं चाहूंगा सब इसकी एक फोटो खींच ले। अब आपको एक बात तो पता ही है कि रजिस्ट्रेशन से 1 साल के बाद आप हजरात की अटेम्प्ट बन जाएगी, मतलब आप लोग इंशाल्लाह सब रजिस्टर हो जाएंगे 30 नवंबर से। तो आप उम्मीद है इंशाल्लाह अपनी पहली अटेम्प्ट दे सकते हैं दिसंबर 2023 के अंदर। आप पहली अटेम्प्ट दे सकते हैं दिसंबर 2023 में दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह दिसंबर 2023 में आप जब वो अटेम्प्ट देंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं सर, 5 ऑप्शंस मैंने बना दिए हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ थोड़ा सा जिगरा रखें। जब से नई स्कीम आई और 1 साल के अंदर पेपर होते हैं, बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि अब जाने के सर 2 पेपर देंगे। बच्चे जाते हैं कि सर हम 1 साल के एम्बिट में 2 पेपर देंगे। आप पहले कैफ में 6 महीने के अंदर 3-3 पेपर पास करते हुए हैं। अब सर याद रखें सीए फाइनल है,
आगे बढ़ते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई हो जाए ना तो आपकी एक अलग ही वर्थ होती है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस तो यही है कि आप 3 पेपर वाले कॉम्बो पे जाएं, लेकिन फिर भी मैंने 2 पेपर वाले कॉम्बो भी एंड में डिस्कस किए हैं जो मेरे हिसाब से सही हैं। अब आए सर, सबसे पहले कॉम्बो पे बात करता हूं FAFR, BFD एंड SPM। इस पे मजीद गहराई में जाने से पहले मैं पेपर के डेज भी यहां पे लिख देता हूं। FAFR का पेपर आपका होगा मंडे को, सुबह सुबह इंशाल्लाह आप पेपर देने जाएंगे। BFD का पेपर आपका होगा अगला ट्यूसडे को। लॉ का पेपर होगा वेडनेसडे को। ऑडिट का पेपर होगा थर्सडे। SPM इज ऑन फ्राइडे। टैक्स का पेपर सैटरडे। और फिर अगले हफ्ते होंगे अगले मंडे का मतलब फिर जो है हमने बल्कि यहीं पे सॉरी FAFR के साथ MSA 1 भी होता है मंडे को, और हमने कहा BFD के साथ MSA 2 भी होता है। और MSA 1 और MSA 2 के लिए आपको नहीं पता तो अभी हम बता देते हैं सर कि MSA 1 आपका अनलॉक नहीं होगा जब तक आप 2 पेपर पास नहीं करें, FAFR और ऑडिट। इसी तरीके से MSA 2 अनलॉक नहीं होगा जब तक आप BFD और SPM का पेपर पास नहीं करते। सही है सर, ये दोनों पेपर पास करेंगे तब जाके MSA 2 होगा और MSA 1। इसीलिए आई कि अपने देखे ना FAFR के साथ MSA 1 डाले, क्योंकि उसको पता है जिसने ये पास कर लिया होगा तभी वो MSA 1 में आएगा। चले सर, अब आता हूं ये कॉम्बो मैंने क्यों बनाया है और मैंने क्यों लिखा है। FAFR, BFD एंड SPM पहली अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में MSA 2 ऑडिट और टैक्स। ये थोड़ा सा ना हट के है, लेकिन ये जिन बच्चों को इस कॉम्बो पे जाते हुए देखा है उनको कामयाब होते हुए देखा है एज कंपेयर टू उन बच्चों को। बहुत सारी मार्केट में एक चीज मशहूर है कि या तो इस कॉम्बो पे जाओ या तो इस पे जाओ। सर इसके और इसके मैं क्यों बात कर रहा हूं अगेंस्ट, इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सर आप ऑडिट का रिजल्ट उठा के देख लें CA फाइनल का। सर वो बच्चे जिनके गोल्ड मेडल आए थे ना उनका भी ऑडिट का पेपर रुक जाता है CA फाइनल के अंदर। क्या वजह है सर? क्योंकि सर आप देखें अभी आपने कैफेट की ऑडिट लिया और आपके दिमाग में होगा कि भाई अभी ऑडिट पढ़ा है वापस ऑडिट पढ़ लूंगा और फिर मैं तो चीता हो जाऊंगा। नहीं सर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक चीज होती है। अभी आपकी इंडक्शन होगी इस ईयर एंड पे, जब आप जाएंगे दिसंबर पे, तो वैसे ही दिसंबर पे बहुत कम ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनका प्रॉपर ईयर एंड है, ज्यादातर का पाकिस्तान में जून पे है। तो जब आप दिसंबर में जाएंगे तो सर आप वैसे भी सर जूनियर होता है तो बंदा चिल्लर काम ही कर रहा होता है। सर मुनीर ऐसा ही है सर, कुछ लर्निंग ऐसा सच नहीं होती। अगले आप ईयर एंड पे जाएंगे जून में कुछ थोड़ा बहुत आपको काम मिलेगा, वो भी लर्न, लेकिन उससे पहले फिर जब आप अगली दिसंबर से पहले आप अपना एक अटेम्प्ट दे चुके होंगे। सही है सर, ऑडिट जिसमें अगर आपने ले लिया तो आपकी इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं होगी और यही वजह होती है कि बच्चा स्ट्रगल करता है। सर हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम पे मॉड्यूल E और F होता था और सर ऑडिट का पेपर मॉड्यूल E में होता था, F में होता था। F में मतलब हम 1.5 साल बाद एक तो पेपर देते थे और 1.5 साल बाद भी हम क्या करते थे सर, हम मॉड्यूल E देते थे, उसके अंदर ऑडिट नहीं होता था। अफेक्टिवली 2 साल बाद हम मॉड्यूल F देते थे, उसके अंदर ऑडिट होता था। तो सर जब उसके अंदर ऑडिट होता था तो उसमें होता यही था कि बच्चे के पास 3 से 4 ईयर एंड का तजुर्बा होता था, वो फर्म के अंदर सेमी सीनियर लेवल पे पहुंच चुका होता था। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे ने एसबीएम ले लिया, which is a draft। सर मैं चाहूंगा आप आए और बच्चों को थोड़ा सा इसके ऊपर गाइड भी करें। सर मुनीर आ चुके हैं हमारे साथ। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, एडवांस ऑडिट के ऊपर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। एक तो देखो प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात है, वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। उससे भी ज़्यादा वैलिड एक और पॉइंट है, वो पता है क्या है? दे सकते हो आप एडवांस ऑडिट, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। ACCA वाले बच्चे भी बगैर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के वो पेपर देते हैं, लेकिन ACCA में भी एडवांस ऑडिट का पेपर ना लास्ट पेपर है। वजह उसकी क्या है? उसमें लिखना बहुत है और हमारे बच्चों के साथ मसला क्या है? ड्राफ्टिंग का बहुत बड़ा मसला है।
तो एडवांस ऑडिट का पेपर एसीसी में भी लास्ट इसलिए है, अच्छा बच्चे क्या करते हैं, मैं क्योंकि एसीसी भी पढ़ाता हूँ ना मैं, और एडवांस ऑडिट ही पढ़ाता हूँ मैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर हम एडवांस ऑडिट का पेपर ले रहे हैं, एसबीएल अभी नहीं दिया। मैंने बोला भाई ये हरकत मत करना, क्योंकि एसबीएल का पेपर इज 100 मार्क्स केस स्टडी पेपर। मैंने कहा अगर तुम वो केस स्टडी का पेपर करने से पहले एडवांस ऑडिट करोगे, तुम्हारी ड्राफ्टिंग स्किल्स तो है ही नहीं, तुम्हें तो लिखना ही नहीं आता, तुम्हारे तो थॉट का फ्लो और चैनलाइजेशन ऑफ योर थॉट इज नॉट स्ट्रीमलाइंड एट द मोमेंट। तो तुम्हें पहले लिखना तो आए, कागज पर इतने सारे अल्फाज लिखना तो आए, तुम्हें इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब देना तो आए। क्योंकि एसीसीए में जो एडवांस ऑडिट का पेपर है उसमें पहला ही सवाल आता है 50 मार्क्स का। अच्छा 50 मार्क्स का मतलब आधा पेपर, वो होता 5 पेज पर है सवाल, 50 मार्क्स की फुल केस स्टडी होती है वो, उसमें इतना लिखना है स्टूडेंट को। तो मैं ये कहता हूं कि सीए इंटर के बच्चे का जो ड्राफ्टिंग का लेवल है ना, दैट्स पैथेटिक लिटरली स्पीकिंग। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप बीएम देकर, एसपीएम देकर अपनी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं कर लेते, जब तक आप सी लॉ देकर अपनी ड्राफ्टिंग बेहतर नहीं कर लेते, आपको एडवांस्ड ऑडिट का पेपर मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। क्योंकि एडवांस ऑडिट के पेपर में ना सिर्फ कन्वेंशनल ड्राफ्टिंग रिक्वायर्ड है एक्सप्लेनेशन के लिए, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज भी एप्लीकेबल होगी, उसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज भी एप्लीकेबल होगी। सो इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 skills: your drafting skills, your accounting knowledge, your auditing knowledge. This is a blend of 3. तो चूंकि ड्राफ्टिंग आपने किसी पेपर में की नहीं होती, 1.5 साल का गैप है, 1 साल पढ़ रहे हो और कोई पेपर में ड्राफ्टिंग तुमने की नहीं है, और ये लिखने वाले असल पेपर्स ये वाले हैं एसपीएम, जिसमें आपकी ड्राफ्टिंग स्ट्रीमलाइन होगी, जिसमें आपकी ड्राफ्टिंग मजीद रिफाइन होगी, आपको लिखने का ढंग और सलीका आएगा। कंपनी लॉ, इसमें ठीक ठाक ड्राफ्टिंग होगी जब आपकी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आप देखो ना, पहले जब सीए की स्कीम थी ना, उसमें भी ये सब्जेक्ट्स पहले ही हुआ करते थे। मॉड्यूल ई में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसके अंदर एफएफआर होता था, बिजनेस मैनेजमेंट होता था, कंपनी लॉ होता था, आईटी होता था, 3 थ्योरी के सब्जेक्ट होते थे। ऑडिट सीए फाइनल में आता था। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बगैर भी ऑडिट, एडवांस ऑडिट दिया जा सकता है। अच्छा है प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, चीज़ें आपने देखी हुई हो, आपको चीज़ों की समझ हो, नॉलेज हो, ये एक एडिशनल प्लस पॉइंट है। लेकिन ड्रॉबैक क्या भी हो जाता है कि ड्राफ्टिंग, एक तो पहली बात ये ड्राफ्टिंग वीक, और वीक ड्राफ्टिंग के साथ ऐसा पेपर उठा लिया विच नीड्स मास्टर ड्राफ्टिंग। दिस इज अनदर रीजन ऑफ फेलियर ऑफ एडवांस्ड ऑडिट। सर आप कह रहे हैं कि एसपीएम पहले पढ़ लें, अपनी ड्राफ्टिंग एक केस स्टडी का पेपर कर लें। उस तरह एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊं, सर की बात से बिल्कुल मैं इसमें भी सहमत हूँगा कि सर पिछली दफ़ा का जो ऑडिट का पेपर था उसके अंदर जो उसने एफएफआर की केस स्टडीज़ डाली है ना सर, वो यकीन माने होता क्या है, जब बच्चा पहले टाइम में और एफएफआर ऑडिट दोनों दे रहा होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रैक्टिस उस तरीके की ऑडिट की भी नहीं कर पाता है, साथ में जो इसमें एफएफआर की वो चीज़ें आ जाए। तो सर उसने जो केस स्टडीज एफएफआर की डाली है ना ऑडिट में पिछली दफ़ा, तो आप यकीन माने पहली अटेम्प्ट वाले बच्चे के लिए बहुत मुश्किल था उनको एनालाइज करना ना, क्योंकि उसका उस टाइम पे ऑडिट पे वो फोकस नहीं होगा, दोनों को लिंक नहीं कर पा रहा होगा। तो सर थैंक यू फॉर योर इनपुट। तो हमने कहा एफएफआर, बीएफडी एंड एसपीएम, इसको मैं सबसे ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ पहली अटेम्प्ट में, आप इसको दें एक ऑप्शन। फिर आप जाएंगे एमएसए 2, आपने जब बीएफडी एसपीएम दिया, उम्मीद करते हैं। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, देखें ये 2 प्रैक्टिकल है, इसका सिलेबस सबसे ज्यादा है, सही है। इसका सिलेबस अभी आईकेप ने अच्छा खासा कम कर दिया, नीचे एमएफए आ गया, कुछ चीजें वहां पर आईकेप ने पढ़ाना शुरू कर दी, तो इसका सिलेबस कम हो गया है। इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली चीजें थी वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है, तो ये इसका कम हुआ है। एसपीएम का भी सिलेबस वाइज इतना लेंथी नहीं है। तो सर पहली अटेम्प्ट 1 साल का पीरियड में जब आपको 3 कह रहे ना सर, यकीन माने इस पे ज्यादा टाइम आपका लगेगा। ये दोनों इंशाल्लाह मुस्कुराते हुए आप अच्छे से अगर क्लासें ले तो हो सकते हैं, मैनेजेबल हैं, तो 3 से घबराई नहीं। और इसके ऊपर तो यकीन माने आज भी बच्चा सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा जाता है। इसके अंदर आप जो हमारी एसबीएल की एसीसी की बुक है सर वो उठाता है बच्चा डिफरेंट, तो ये पेपर हो जाता है। बीएफडी एफएफआर सर, फिर अगली अटेम्प्ट में आप जाएंगे एमएसए 2, आपका जब दोनों निकले अनलॉक हो गया। अगली अटेम्प्ट में क्योंकि अब आपके पास एक ईयर का और इजाफी एक्सपोजर भी आ जाएगा, सही है, फर्म में भी, तो आप अब ऑडिट पढ़ेंगे और टैक्स पढ़ेंगे। टैक्स
जैसे नीचे आपको लगता है कि पास करना निस्बतन आसान होता है, यहाँ पर भी सर मुनीर इसको इंशाल्लाह थोड़ी देर में बुलाते हैं, इसके ऊपर और गहराई में बात करेंगे, इतना मुश्किल नहीं होता है। टेक्स्ट का पेपर सर यहाँ पर भी लेकिन न्यूमेरिकल हैं, चीजें बहुत लेंदी हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ओपन बुक है। और आपको पता है जब चीजें ओपन बुक होती हैं तो आईकेप क्या कर रहा होता है। तो सर FFR, BFD एंड SPM, MSA2 ऑडिट और टैक्स। फिर हमने कहा थर्ड अटेम्प्ट में किसमें जाएंगे, कंपनी लॉ आपका बचा हुआ होगा और MSA1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर पहली अटेम्प्ट में FFR, BFD गैप तो है नहीं, FFR मंडे को और BFD कब है, ट्यूसडे को है। तो मेरा एक मासूमाना आपसे एक सवाल है, खुदा ना खास्ता कोई पेपर दे, कोई किसी का पेपर रुक जाए, तब भी तो बगैर गैप के देता है। मैंने एक दिन में 2 पेपर दिए हैं सर, और याद रखें प्रैक्टिकल में गैप की इतनी जरूरत नहीं होती जितना आपको थ्योरी में होती है। और सर ये पहला पेपर होगा FFR, पहला पेपर होगा। अगले दिन आपने अगर BFD को तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह बड़ सुबह पेपर इसका होगा, अगले दिन सुबह इसका होगा। तो BFD आपका रिवीजन के लिए 1 दिन पौना दिन इज मोर देन इनफ। सही है सर, तो इस चीज से आप लोग घबराए नहीं कि सर देखें फिर SPM आपका फ्राइडे को आ रहा है, वो जाहिर सी बात है थ्योरी है, तो फिर आपके पास 2 दिन का अच्छा गैप है। तो इस बात से घबराना नहीं है कि सर क्या होगा। अच्छा अब आते हैं सर, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरी तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन यही है FFR, BFD एंड SPM। कुछ बच्चे आते हैं और जो कहते हैं कि सर FFR, मेरे प्रैक्टिकल साइड थोड़ी सी वीक है, थ्योरी स्ट्रांग है, उनको मैं कहता हूं FFR, SPM और कंपनी लॉ, ये ओपन बुक पेपर है। यहां पर कुछ याद करने वाली चीज, यहां पर सर क्या टैक्स और कंपनी लॉ में कुछ याद करने वाली चीज बच्चों के दिमाग में हो, नहीं सर ओपन बुक पेपर है। हाँ कुछ चीजें जाहिर सी बात है रिटेन तो आपको होंगी, लेकिन ओपन बुक है, मतलब रट्टे वाली चीजें नहीं है। जैसे यहां पर आपने बचपन में क्या जो है टैक्स के अंदर डेफिनेशंस वगैरह याद की होंगी, अब वहां पर ऐसा कोई सीन वेन नहीं है, केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है। तो कंपनी लॉ, अच्छा कंपनी लॉ को क्यों मैं 1 साल का टाइम दे रहा हूं, अगर आपको पहली अटेम्प्ट में इसमें सर कंपनी लॉ को या तो आप उठाएं पहली अटेम्प्ट में, मेरी एडवाइस होती है, या तो आप जाएं आखिरी वाली अटेम्प्ट में। इसके पीछे वजह ये होती है कंपनी लॉ का सर थोड़ा सा कोर्स लेंदी है, FFR के बाद कोई है, उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए होती हैं। तो या तो उसको पूरा एक प्रॉपर 1 साल दे, या उसको उस टाइम पे उठाएं जब आपके पास MSA2 में बेसिकली वो चीज होगी जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, BFD, SPM, उनका एक मिक्स पेपर है, तो आपको यहां पर बेनिफिट मिले। सही है सर, तो कंपनी लॉ उनके लिए ये वाला जो कि प्रैक्टिकल से थोड़ा घबराते हैं और थ्योरी को प्रेफर करते हैं। सर पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से रिकमेंडेड यही है सर, मुनीर अभी थोड़ी देर में आएंगे वो गाइड करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है, फिर रिपीट कर रहा हूं सर, बार बार मैं इन चीजों को कह रहा हूं कि स्मार्टली अगर लेकर जाओगे तो ही सही है, वरना मसला है। सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से बच्चा जो ऑडिट में फेल हो रहा है, मेरे पास लाइन यकीन माने FFR के जो बच्चे हैं सर, वो बच्चों के अभी भी मैसेजेस आ रहे होते हैं जो कि पिछले उन्होंने FFR पढ़ के पास भी कर लिया, वो कह रहे हैं कि सर ऑडिट का आंसर चेक कर दें, ये कर दें। अभी जो बच्चे पहली अटेम्प्ट में FFR के साथ ऑडिट दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं सर FFR तो कंट्रोल में है, ऑडिट कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है सर ने कहा, एक तो आपकी वो लिंकिंग बनी नहीं क्योंकि अभी तक आपने पूरा FFR पढ़ा नहीं, आपकी उसकी भी सही से तैयारियां चल रही हैं। फिर आप उसके साथ ऑडिट के अंदर उसके केस देखेंगे तो आप और मसला हो सकता है जब आप एक दफा पास कर लें उसके बाद। तो पहली अटेम्प्ट में तो मेरा एडवाइस ये। फिर आते हैं कुछ बच्चे के नहीं सर मुझे तो FFR ऑडिट देना है, फिर मैं कहता हूं आप इस पे जाएं FFR ऑडिट SPM। उसके अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि ये 2 थ्योरी के बीच में गैप नहीं मिलेगा आपको। सही है सर, 2 थ्योरी, लेकिन अगर आपको लगता है मैनेज तो आप इस पे भी जा सकते हैं। अब आते हैं सर, एक बहुत सारे एक ट्रेंड चल पड़ा है कि मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चा पहली अटेम्प्ट में 2 पेपर देता है, जबकि मैं हाल ये कहता हूं कि SPM में इतनी मेहनत भी नहीं होती और आप इसको आराम से कवर करके दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारा बच्चा पहली अटेम्प्ट में कहता है सर मैं 2 पेपर दूं, तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन होती है कि पहली अटेम्प्ट में आप जाएं FFR कंपनी लॉ पे, कि भाई आप जब 2 ही दे रहे हैं तो दोनों पेपर वो उठाए ना जिनमें सबसे ज्यादा टाइम लगना है, आपने सबसे ज्यादा टाइम लगना है, FFR कंपनी लॉ। हाँ कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं कंपनी लॉ, मेरा थ्योरी थोड़ा वीक है, वो BFD उठा सकता है या टैक्सेस के साथ उठा सकता है,
सही है सर। तो एफएफआर, कंपनी लॉ, मेरे हिसाब से दोनों पेपर वो दें जिनके अंदर एक दिन का गैप भी आपको मिल जाए कंपनी लॉ के अंदर। और हमने कहा कि सर आप जिसका सिलेबस ज्यादा है कंटेंट उसको करें। और अगर फिर भी फिर ऑप्शन ये भी है कुछ बच्चा के नहीं सर मैं तो एफएफआर के साथ, उसके दिमाग में हालांकि हमने बड़ा समझाया कि मेरे हिसाब से प्रेफरेबल, लेकिन फिर भी उसको एफएफआर ऑडिट देना चाहता है, फिर एफएफआर ऑडिट दे और फिर अगले टाइम में MS7 और BFD वगैरह दे। तो सर ये कॉम्बो है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे हिसाब से सबसे, अगर मैं आपकी जगह इस वक्त इस स्टेज पे होता तो मैं पहले ये ऑप्शन 1 पे जाता, प्रेफरेंस मेरी ये होती, फिर ऑप्शन 2 पे। अभी तुम्हें बहुत सारे सीनियर्स डराएंगे कि भाई 2 ही करके पेपर देना, 3 नहीं देना। मेरी पता है वो क्यों तुम्हें डरा रहे हैं, वो तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं बच्चा क्योंकि उन्होंने शुरू का टाइम वेस्ट कर दिया। उन्होंने शुरू का टाइम वेस्ट किया तो अब उनके पास टाइम कम है। तो आप देखेंगे ना, उन्होंने इनिशियली सोचा 3 का ही था, अब उन्होंने एक पेपर ड्रॉप कर दिया। बहुत सारों ने ऑडिट ड्रॉप किया है, बहुत सारों ने BFD ड्रॉप किया है। तो बच्चे ये काम करते हैं, लेकिन आप अगर शुरू से ही थोड़ा सा सही से जाए तो इस अप्रोच पे जा सकते हैं। फिर एक बच्चे का भी सवाल आएगा ऑनलाइन के अंदर, एक बच्चे का सवाल है कि सर आप जो है आपकी एफएफआर की क्लासें कब शुरू होंगी? तो एफएफआर इंशाल्लाह मैं शुरू करूंगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, ताकि आपकी फॉर्म वाले सीन हो जाएं, पता चल जाए। देखें जिसकी फर्स्ट 30 नवंबर तक जिसकी इंडक्शन हो गई उसकी अटेम्प्ट बन रही है दिसंबर 23, वरना जिसकी 30 नवंबर के बाद होगी तो उसकी अटेम्प्ट बनेगी जून 24। सही है सर। तो ये चीज़ें, अच्छा अगर आपके पास 1.5 साल की विंडो आ जाए, कितने की? 1.5 साल की, तो मैं कहता हूँ सर ये 3 तो दे ही दें। और फिर 1.5 साल की विंडो है तो फिर आप ऑडिट उठाएं, वो भी कब उठाएं? जब आपकी इन 3 की तैयारी हो जाए। तो पेपर से जब आपने देखिए 1.5 साल की विंडो का मतलब क्या है, देखें फॉर्म आपको रख तो लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी इंडक्शन जो है ना हो इस बैच में, इंशाल्लाह लाजमी होगी। हाँ एक डिफरेंस होता है, बाज मरतबा KPMG ये चीज़ करता है, बहुत सारे बच्चों को डेडलाइन गुजरने के बाद भी बुलाता रहता है। तो अगर आप 30, हो सकता है KPMG में आप पहुंचे 15 दिसंबर को, हो सकता है आप पहुंचे 25 दिसंबर को, आप पहुंच जाएंगे, आपको ये ईयर एंड तो मिल जाएगा। तो लेकिन आपकी अटेम्प्ट बन जाएगी जून 24। अव्वल तो घबराई नहीं, 6 महीने से कुछ भी इससे चिंता नहीं होता। फिर आपने कहा कि सर अगर जून 24 अटेम्प्ट बनेगी तो आपके पास 1.5 साल होगा, तो अब आपके पास ऑडिट के लिए ईयर एंड भी 3 होंगे, दिसंबर, जून और फिर दिसंबर। तो फिर उस केस में आपके पास ऑडिट का थोड़ा एक्सपोजर होगा। तो फिर मैं कहता हूं अगर लगता है तुम कर सकते हो और 1.5 साल है तो एफएफआर, BFD, SPM ऑडिट लो, 4 पे जाओ। 4 में से अगर मैनेज कर सकते हो, नहीं कर सकते तो फिर ये 3 ही, और 4 में से अगर चारों निकाल लेते हो तो तुम्हारा MSA1 भी अनलॉक हो गया और MSA2 भी अनलॉक हो गया। फिर अगली अटेम्प्ट्स को उसके हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हो। लेकिन मेरी एडवाइस है स्मार्ट वर्किंग पे जाओ, इन 2 पे जाओ। खुदारा इस ऑडिट में रिजल्ट जाके चेक करो बच्चों का पहले अटेम्प्ट में पास वाले कितने हैं, तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। एफएफआर फिर पहले अटेम्प्ट में निकलता है, ऑडिट इतना नहीं निकलता। अब क्योंकि सर मुनीर भी हमारे साथ है और सर का माशाल्लाह तजुर्बा है इतना सब, और सर माशाल्लाह टैक्स में तो छाए हुए ही हैं नीचे कैफ लेवल पे, और CFAP में भी माशाल्लाह छा रहे हैं। तो सर मुनीर आएंगे CFAP के हवाले से और थोड़ी गाइडेंस देंगे कि सर CFAP में आपका क्या तजुर्बा है, बच्चा कहाँ ढीला पड़ जाता है, क्या वजह है कि हम अक्सर देखते हैं कि कैफ के लेवल पे तो टैक्स रिजल्ट फिर भी मुनासिब आ जाता है, CFAP पे टैक्स भी गिर रहा है, बाकी पेपर भी गिर रहे होते हैं, क्या इसकी एक वजह होती है, क्या है? तो सर मुनीर मैं आपको दावत दूंगा, आप यहाँ से लेकर के चलें, फिर इंशाल्लाह मैं आता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों आपके कोई सवाल है तो आप चैट में लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। अच्छा भाई, सबसे पहले तो जिसका CA इंटर के पेपर पास हुए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। दिस इज़ अ रियली बिग अचीवमेंट। यकीन करो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। CA इंटर का पास हो जाना इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। दिस इज़ नाउ द स्टार्ट ऑफ योर न्यू जर्नी। जो जर्नी तुमने गुजार ली ना वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये जो जर्नी में तुमने स्टेप इन कर दिया है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, वेरी वेरी लर्निंग जर्नी जिसको मैं कहता हूँ। और मैं अगर आज रिकॉल करूँ तो मुझे अपनी एजुकेशन एकेडमिक लाइफ का जो सबसे बेस्ट पीरियड लगता है ना, वो मुझे वो पीरियड लगता है जो मैंने फर्म में गुजारा।
वो जो मैंने KPMG में गुजारा, वो जो मैंने फर्म में गुजारा, वो जो मैंने सीखा, मैंने प्रोफेशनल, मैंने स्किल्स को सीखा, मैंने ऑडिट करना सीखा, लोगों के दरमियान रहा, लोगों से सीखा। क्योंकि देखो ये जो फर्म का पीरियड होता है ना, जो अभी तुम लोगों का शुरू होने वाला है, इसमें तुम जितना सीखोगे ना, वो एक बहुत मेजर चंक होगा, तुम्हारा बहुत बड़ा प्रोफेशनल एसेट होगा और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि व्हेन यू ज्वाइन ऑडिट फर्म, तो हर बंदा तुम्हें ऑडिट फर्म में जो भी बंदा होगा ना, जो पार्टनर होगा, मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, तुम्हारा जॉब इंचार्ज होगा, हर कोई तुमको बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा होगा। अच्छा, कुछ लोग इससे ऑफेंड हो जाते हैं, सर ये क्या, सर हमें बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, हमसे फोटोकॉपियाँ कराएंगे सर, क्या सर हमें नीचे से चाय लेके आनी पड़ेगी? मैंने कहा हाँ, लेके आनी भी पड़ जाए तो इसमें क्या कोई मसले की बात है क्या? नहीं। मैंने कहा भाई बच्चा समझ के ट्रीट करेंगे तभी तो तुम्हें सिखाएंगे। क्या ख्याल है? अभी तो तुमने सीखना है, अभी तो तुम्हें आता क्या है? अभी तो तुमने 2+2=4 किताबें पढ़ के तुम क्या समझ रहे हो? कोई अल्लामा बन गए, कोई तुर्रम खान बन गए? मैंने कहा नहीं सर, अभी तो हमें सिर्फ किताबी बातें पता है। जब हम असल में ऑडिट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमें बनानी नहीं होती, वो तो ERP बनाता है, सिस्टम निकाल के देता है सर। डेटा एंट्री तो सबसे आसान चीज़ है, क्लिक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल जाती है। तो प्रैक्टिकली अब देखना ये है कि चैलेंजेस क्या आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह से हमने उनको करना है, किस तरह से सीखना है। असल लर्निंग तो ये है। तो जो बच्चा झुक कर सीखने की कोशिश करेगा ना, वही सीखेगा। मैं ये नहीं करूंगा, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, नहीं, वो नहीं सीख सकता। या मैं एक और बात भी कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, वरना पेपर पास नहीं होंगे। अबे तूने बहुत पढ़ लिया, सारे पेपर पास कर लिए, कुछ नहीं सीखा फर्म के अंदर, 3 साल बर्बाद कर दिए। अब इंडस्ट्री में ही जा रहा है, तेरी जॉब हो रही है, आप 1 महीने में एक्सपोज हो जाओगे, आपको कुछ नहीं आता काम। ये आर्टिकलशिप है ही काम सीखने के लिए। कितने बच्चे क्या करते हैं, अपनी आर्टिकलशिप को बर्बाद कर देते हैं, रुइन कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करते। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करते, कोई उनको ढंग का काम ही नहीं देता। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करोगे, जॉब इंचार्ज आपको ढंग का एरिया देगा? नहीं देगा, बोलेगा भाई ये तो बहुत की एरिया है, पार्टनर इसको बहुत गौर से देखता है भाई, अब तुम कभी आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे हो, कभी लेट आ रहे हो, कभी छुट्टी मार रहे हो, कभी तुमको ये क्लास के लिए 1 घंटा पहले निकलना है तुमको। बोला भाई ये पार्टनर को रिव्यू कराना होता है, ये तो तुम तो जिम्मेदार आदमी नहीं हो, तुम तो ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो नहीं दे रहा मैं एक एरिया। नहीं, हमें अपने आप को बड़ा रिस्पॉन्सिबल शो करना है। वी शुड प्रेजेंट आवर सेल्फ टू बी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब तुम स्टूडेंट से एक स्टेप आगे निकल गए, अब तुम सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे, अब तुम एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल बन गए। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि प्रैक्टिकली तुम्हें चीज़ों को सीखना है और एटीट्यूड टू लर्न होना चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए। जब आप में विलिंगनेस टू लर्न होगी ना, तभी कोई आपको सिखाएगा। झुक के चलो, चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। फर्म में जा रहे हो ना, सीखने के लिए जा रहे हो। जब आप सीखने के लिए जाते हो ना किसी के पास भी, तो आपको झुक के चलना पड़ता है। और सामने जो बंदा आपको कुछ भी सिखा रहा है ना, आपको उसको अपने से ऊपर मानना पड़ता है। हमेशा ये बात याद रखना। और कभी आपकी आर्टिकलशिप में ऐसा भी हो जाए ना, मिसाल के तौर पर आपके पेपर निकल गए, 4 पेपर निकल गए, 4 पेपर दिए माशाल्लाह से, चारों निकल गए। सर हमारे तो 4 निकल गए, हमारा जो जॉब इंचार्ज है ना, उसने वो कब से दे रहा है, उसके 2 ही निकले, हम तो उससे बहुत आगे निकल गए। हमने कहा ये बात बोल के ही आप उससे बहुत पीछे हो गए। जब आपने ये बात कर ली ना, जब आपने ये फखर, ये गुरूर कर लिया ना, तो आप बहुत पीछे हो गए माजरत के साथ। पेपर पास होने से बंदा आगे नहीं बढ़ जाता। क्या बात आ रही समझ में? झुक के चलो भाई, झुक के चलो, और हमेशा एटीट्यूड टू लर्न अपने अंदर पैदा करो। यकीन करो, तुम इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, ये पेपर तुम्हें इतना बेनिफिट नहीं देंगे जितना तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस बेनिफिट दे रहा होगा। आज सर को भी पता है, सर की नॉलेज में कितने ऐसे लोग हैं, मेरी नॉलेज में कितने ऐसे लोग हैं, सीए फाइनल के पेपर उन्होंने स्टार्ट किए, 2 पेपर पास किए, 3 पेपर पास किए, उसके बाद कोई पेपर नहीं निकला, लेकिन आज वो माशाल्लाह ऐसी सैलरीज ड्रॉ कर रहे हैं, उस पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। छोटा सेंसिटिव, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। सर ने एक बड़ी अच्छी, मुझे इससे यहाँ से सर ने जो एक बात बोली ना, इससे एक बड़ी अच्छी बात याद आई
कि देखिए दो गलतियां आप लोग करते हैं। फर्म में जाते ही क्लासों के पीछे पागल, ओ भाई फर्म में जाके पहले सिर्फ FFR उठाना है, 1 साल का पीरियड है और BFD में एनरोल करा लो, रिकॉर्डिंग लेक्चर जो भी तुम्हें, लेकिन फोकस तुम्हारा FFR के ऊपर ज़्यादा और BFD पे, लेकिन फर्म में थोड़ा नाम कमाओ। एक और बात सर की बात से मुझे याद आई, सर इससे एग्री करेंगे। सर अगर हम पाकिस्तान से बाहर की जब बात पे जाते हैं ना, तो सर फर्म में जॉब हो जाती है, फर्म में तो आप सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान से बाहर इंडस्ट्री में इतना मुश्किल होता है कि आप बहुत सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे जाएं। मुझे अपने एक सीनियर की याद है, वो उसका उनके CA के फाइनल के 2 से 3 पेपर खाली निकले, बट उन्होंने फर्म में इतना नाम कमाया था और इतना काम सीखा था कि आज वो GSK ग्लोबल, GSK UK के डायरेक्टर हैं और ही इज़ नॉट क्वालिफाइड CA। और बहुत सारे लोग जो CA क्वालिफाइड थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, सर वो आज उनसे कहीं ना कहीं इसमें उन तक नहीं पहुंच सके, लेकिन वो बंदा क्वालिफाइड नहीं था, पर उसने जो काम सीखा है ना, उसकी बेस पे वो काए। तो ये बात भी सर ने बिल्कुल अच्छी बात कही कि सर फर्म में जाके सिर्फ पेपर पास करना नहीं है, ऐसे भरे पड़े, हमने खुद देखा है कि क्लाइंट कहता था कि यार तुम्हारा ICAP ने इसको क्या गोल्ड मेडल दे दिए, काम तो इसको आता नहीं है। तो ये बात सर ने बहुत अच्छी, क्लासों के साथ साथ आपको काम पे भी फोकस करना है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ ना हमेशा जहन में रखना और इसको अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लेना। क्या? हमेशा उसको देखना, कभी भी जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नाशुक्री के जज्बात पैदा हो रहे हो ना, तो हमेशा उसको देखो जो तुमसे भी पीछे रह गया। तुमने 4 दिए, तुम्हारे 3 निकले, 1 पेपर रुक गया, अरे सर ये मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे भाई उसको देख ले जिसने 4 दिए थे, 2 निकले, तो फिर तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। 4 दिए, 2 निकले, अरे सर 2 मेरे ही रुकते हैं पेपर। लेकिन भाई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 4 दिए, 1 निकला, तुम्हारे तो फिर 2 निकल गए। तो 4 दिए, 1 निकला है, भाई कितने ऐसे हैं जिन्होंने 4 दिए, कोई भी नहीं निकला। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर हाल में। और अपने से नीचे वाले को देखो भाई, हमेशा, क्या ये बात समझ आती है? तो हमेशा आप खुश रहोगे, क्योंकि देखो ये ज़िंदगी का उसूल है। क्वालिफाई करने के बाद भी ना कोई 3 लाख रुपए अर्न कर रहा होगा बाहर जाके, तुम 1 लाख 1.5 लाख पे बैठे होगे, तुम उसको देख देख के जलते रहोगे, कुड़ते रहोगे, और जलने कुड़ने से फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। बात आ रही समझ में? हमने अपने हिस्से की मेहनत करनी है, हमने अपने हिस्से की जान मारनी है, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पाक जैसे चाहेंगे वैसे होगा। अब आते हैं इस पर। अच्छा, पढ़ाई आपने शुरू कर देनी है फर्म में, इंशाल्लाह सबका हो ही जाएगा, सबका हो जाएगा इंशाल्लाह फर्म में। फिर सर छोटी फर्म में हो गया हमारा, बड़ी फर्म में नहीं हुआ। अरे भाई छोटी बड़ी फर्म ये सारी की सारी वक्ती बातें। आप अपने पार्ट पे पूरी कोशिश करो, आपका अच्छी फर्म में हो जाए, आपका बड़ी फर्म में हो जाए। लेकिन ये इस बात पर हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारी रोज़ी, हमारा रिस्क जिधर से लिखा है हमारा वहीं होगा। हम उल्टे भी लटक जाएंगे ना, तो भी हम वहाँ नहीं जा सकते जहाँ हम चाह रहे होंगे। अल्लाह पाक ने जहाँ लिख दिया हम वहीं जाएंगे, वहीं से हमें रिस्क मिलेगा, वहीं हमारी अल्लाह पाक ने रिस्क रखा है और वहीं से हमें पैसे मिल रहे होंगे। बात आ रही समझ? हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करो, लेकिन जिधर हो जाए अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्योंकि कितने ऐसे बच्चे होते हैं 2-2 अटैम्प्ट गुजर जाती हैं, उनके किसी फर्म में इंडक्शन ही नहीं होती। बात समझ आती है? और अगर काम कम हो, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर लो, अच्छी बात है, पेपर पर ज़्यादा फोकस कर लो, दिल लगा के पढ़ लो, ठीक है। क्लासेस लो, ढंग से क्लासेस लो, प्रॉपर क्लासेस लो। सर ने सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर दी। जो सब्जेक्ट उठा लो, देखो पढ़ना है सारे सब्जेक्ट है, पढ़े बगैर तो कोई पास नहीं होगा। CA फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स मुश्किल हैं, सारे सब्जेक्ट्स टेक्निकल हैं, सारे सब्जेक्ट्स डिटेल्ड हैं, पढ़ना पड़ेगा। पढ़े बगैर, प्रैक्टिस किए बगैर, जान मारे बगैर ये पेपर नहीं निकलेंगे। यानी हर CA फाइनल का पेपर CA इंटर के पेपर के मुकाबले में 10 टाइम्स डिफ़िकल्ट है। ये बात अपने जहन में बिठा लो तुम। तो इसको बहुत सीरियसनेस से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सकोगे। ठीक होगी बात? अब तुम जो भी पेपर उठाओ, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो सर ने बता दिए, लेकिन अपनी रूटीन बनाओ पढ़ने की। क्योंकि देखो काम में तुम ऐसे भी फंस जाओगे, तुमको फिर बाद में ना सारे समंदर को कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। समंदर है ना, ये क्या है? यानी कि फिर आपके पास इतना मुख्तसर सा टाइम बचेगा और आप बोलोगे सर अब तो 6 महीने बचेंगे, मुझे 3 सब्जेक्ट पूरे कवर करने हैं, अब कैसे कवर होंगे?
अब तुम फंस जाओगे। और कोशिश करो, अब मिसाल के तौर पर जैसे सर ने कहा कि ये वाले इन सब्जेक्ट्स को पास करना आसान है, अच्छा ऑडिट का पासिंग रेशो सबसे बुरा रहता है, ये तो आपको ही पता है। तो मैं तो वैसे भी उस पेपर को पहले उठाने के लिए कभी रेकमेंड नहीं करूंगा जिसका पासिंग रेशो खराब रहता है, क्योंकि अगर तुमने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करते के साथ ही खड्डे में गिर गई, तुम बोलोगे यार अब तो सर मसले हैं, परेशानी है, फंस गए सर, इतने बुरी तरीके से फेल हुए कि बस जलील ही हो गए। तो पहले पेपर्स वो उठाओ जिसके अंदर पासिंग के चांसेस बेहतर हो, अच्छा हो पासिंग रेशो, बच्चे आसानी से पास कर पाते हो। ऑडिट का वन ऑफ द वर्स्ट है, वर्स्ट है, वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट भी नहीं है ना, वर्स्ट ही है सर, वर्स्ट है। तो पहले ही अटेम्प्ट के अंदर वर्स्ट पासिंग रेशियो वाला सब्जेक्ट उठाना, मुझे तो उसकी कोई तुकी समझ में नहीं आती। और ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर ड्राफ्टिंग स्किल्स पीक पे चाहिए आपकी, जो कि है नहीं। स्टार्ट में बच्चे की ड्राफ्टिंग स्किल्स होती ही नहीं, कचरा होती है भाई। गोल्ड मेडल वाले बच्चे जो होते हैं कैफ के, हाँ सर, मेरे तो सामने की बातें हैं, मेरे सामने की बातें हैं, मेरे तो नाम याद हैं। तो ऑडिट से अवॉइड करो, फिर भी तुम्हारा दिल चाहता है तो उठा लो भाई। हर बंदे की अपनी जिंदगी है, तजर्बा करो, अच्छी बात है, वरना दूसरों के तजर्बे से सीख लो, वरना कर भी लोगे कोई मसला नहीं है, 6 महीने ही ज़ाया होंगे ना भाई, क्या हो गया। खैर, जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है आप उठाओ। मैं वैसे होता, मुझे नहीं पता सर ने क्या बताया, अगर मैं होता तो मैं शायद ये, हाँ मैं भी ये उठाता या ये उठाता, शायद मैं ये उठा लेता, क्योंकि कंपनी लॉ का थ्योरी है और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, BFD इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, और एक बच्चा जिसको कैलकुलेशन से प्यार है ना, ये दोनों पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पक्का पास होंगे इंशाल्लाह, पक्का पास होंगे। यानी अगर कोई तुम्हारी फर्म में सीनियर डरा है ना, BFD का पेपर बहुत मुश्किल है, नहीं निकलता, बहुत रुकता है, जब तुम पढ़ोगे ना तुमको खुद अंदाजा हो जाएगा कितना इंटरेस्टिंग पेपर है ये। और इंशाल्लाह जब आप सर खलील से पढ़ोगे तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सर हस्सान से माशाल्लाह आप FAFR तो पढ़ ही चुके हैं, आपको पता है कि वो इस सब्जेक्ट को कितना एंगेजिंग किस तरह से लेकर चलते हैं। तो अल्लाह ने चाहा और माशाल्लाह रिसेंटली इनके स्टूडेंट का गोल्ड मेडल भी था। तो आई एम वेरी मच होपफुल, और आप माशाल्लाह जितने बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आपने CA इंटर को अच्छे तरीके से पास किया ना, CA फाइनल भी अच्छे तरीके से आपका पास होगा इंशाल्लाह। तो ये 2 पेपर तो इंशाल्लाह पक्के पक्के आपके पास होंगे अगर ढंग से आपने स्टार्ट कर ली स्टडीज शुरू से। बाकी रह गया SPM थ्योरेटिकल पेपर है, बच्चे सेल्फ स्टडी मोड के ऊपर इस पेपर को प्रिपेयर कर लेते हैं और आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और आप भी कर लोगे इसको, ठीक है। और ये पेपर पास करने में इंतहाई आसान है, क्योंकि इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, थियोरेटिकल है, लिखना पड़ेगा, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट, वो आएगी प्रैक्टिस से। करोगे प्रैक्टिस तो पास है, नहीं करोगे तो फेल है, अभी से बता रहा हूँ। करोगे प्रैक्टिस तो पास है, नहीं करोगे तो फेल है। मैं अपने कदम की मिसाल दूंगा, A लेवल्स किया हुआ था उसने, CA फाइनल के अंदर जितनी दफ़ा BM दिया ना, सब दफ़ा फेल हो गया उसका, 3 दफ़ा दिया होगा, उसके बाद फिर 3-4 दफ़ा दिया होगा CA फाइनल का, फिर CA छोड़ दिया उसने, फिर वो ACCA कर रहा था तो ACCA पास हो गया, अच्छी जॉब लग गई, वो CA छोड़ दिया उसने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको ग्रांटेड लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस पेपर को तुमने ग्रांटेड लिया वही सबसे बड़ा भयानक भूत बन जाएगा तुम्हारे लिए, चाहे वो SPM क्यों ना हो। बच्चे इसको सबसे हल्का लेते हैं, खुद पढ़ लेंगे हो ही जाएगा, भाई कोई भी चीज़ हो ही नहीं जाती, करनी पड़ती है भाई, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा भाई, ये फेल हो जाएगा, पेपर फेल हो जाएगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं ले सकता, खैर मेरे साथ का स्टूडेंट, मेरे बैच का स्टूडेंट, ही इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि उसने फिर साथ में ACCA भी है, वो निकाल लिया था। ही इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन इन अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, उसके सारे पेपर्स पास हैं सिवाय BM के। और यूँ समझो वो मेरा बैचमेट है, मेरा बैचमेट है, इसका मतलब मेरी CA फाइनल की पहली अटेम्प्ट बनी थी 2009 में, मैं रजिस्टर हुआ था, 1.5 साल लगा लो आप, तो बन गए 2011 का जून, 2011 जून की मेरी पहली अटेम्प्ट होगी जब BM की मैंने अटेम्प्ट दी होगी। उस अटेम्प्ट से लेकर आज तक उसकी BM की अटेम्प्ट चल रही हैं, पेपर पास नहीं होगा। अगर काउंटिंग करते हैं तो कोई 23 अटेम्प्ट्स बनती हैं। और वो बच्चा ऐसा, उसने ACCA के सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट पास कर लिए,
सीए के सारे बाकी के पेपर पास है उसके, सिवाय किसके, बीए। तो जो हल्का लेगा ना वो ये एग्जाम्पल याद रख ले हमेशा के लिए, हल्का नहीं लेना, हल्का नहीं लेना भाई। जो पेपर हल्का लोगे वही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पेपर बन जाएगा तुम्हारे लिए। सीरियसनेस से पढ़ोगे सारे पेपर पास होंगे। अच्छा, CFAP 5 की थोड़ी सी बात करूंगा मैं, बाकी तो पेपर्स की माशाल्लाह सर ने बात कर ली। CFAP 5 एडवांस टैक्सेशन, जिसको टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस जिसका नाम है, कहाँ चला गया सर CFAP 5? हीरस, ठीक है भाई। CFAP 5 तो माशाल्लाह सी इंटर का टैक्स तो आपको याद है, वो तो बड़ा मासूम सा था, ये इतना मासूम नहीं है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। इसमें फिर कुछ पिक एंड चूज वाली सीन ही नहीं है इसके अंदर। पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसमें आ जाएगा, सारे इनकम टैक्स रूल्स इसमें आ जाएंगे, सारे सर्कुलर्स इसमें आ जाएंगे, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, लेटर, SRO, सब कुछ इसमें आ जाएगा, पुराने नए सब कुछ इसमें आ जाएगा। डायरेक्ट वही जिस तरह से ये इंटर में इसके एरियाज थे, इसी तरह यहाँ पर भी डायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस 50 to 60 मार्क्स की वेटेज इसकी होती है एग्जाम की। फिर आपके पास है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास, अच्छा सी इंटर में हमने सेल्स टैक्स पढ़ा था, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, उसका बड़ा अच्छा आप लोगों को आइडिया होगा, तो वो ठीक ठाक लेवल तक हमने सी इंटर में पढ़ा था, तो वो थोड़ा और भी एडवांस हो के आएगा, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। साथ में इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, यानी कि जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं प्रोविंसेस के, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, वो भी इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। और FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट हुआ करता है CA फाइनल के लेवल पर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 से 45 मार्क्स की उसकी, 30 से 40 मार्क्स की उसकी वेटेज है, पता नहीं 40 लिखा हुआ है या 45 लिखा हुआ है, मार्किंग ग्रेड में देख लेना। और फिर आपके पास वही एथिक्स का पोर्शन है, ये 5 to 10 मार्क्स का पोर्शन है, जो CA इंटर में भी हुआ करता था, सही है। तो बहुत बड़ा कोर्स है। अच्छा, ओपन बुक है, और मैं आपको बताऊं पेपर बहुत रुकता है CA फाइनल में। टैक्स पेपर जिस तरह से इंटर के अंदर भर के बच्चे पास होते हैं, उसी तरह CA फाइनल के अंदर टैक्स उस तरह बच्चों को रुक रहा है। अच्छा, ओपन बुक कर दिया पेपर, इसका मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेनी है, समझना है, लेकिन समझ के दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर के अंदर किताब खोलना इट्स प्रैक्टिकली नॉट दैट मच पॉसिबल। हाँ, किसी रेट को रेफर करने के लिए आप खोल सकते हो, किसी लिमिट को रेफर करने के लिए खोल सकते हो, किसी चीज़ को चेक करने के लिए। सेल्स टैक्स में ज़रूरत पड़ती है, बहुत पड़ती है, क्योंकि सेल्स टैक्स में कोई भी आइटम के नाम से एग्जामिनर दे देता है। अब आपको नहीं पता है कि वो आइटम 3rd शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में, यू डोंट नो दिस, तो आपको चाहते ना चाहते ऑर्डिनेंस खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो आइटम कौन से शेड्यूल में है। अगर वो 3rd शेड्यूल में आ रहा है तो वो फिर रिटेल प्राइस के ऊपर उसका सेल्स टैक्स का इंपैक्ट लेना है, तो आपको ऑर्डिनेंस खोलना पड़। ये ओपन बुक होने के बाद बच्चों के लिए मुश्किल पैदा हो गई। जब तक ये ओपन बुक नहीं था ना, ये हरकत नहीं होती थी। इतने बड़े बड़े शेड्यूल्स हैं, 5th शेड्यूल, 6th एग्जाम्प्ट का अलग इतना लंबा शेड्यूल है, 5th शेड्यूल, जीरो रेटेड का इतना बड़ा शेड्यूल है, इसी तरह 3rd शेड्यूल में इतने सारे आइटम्स हैं, रिड्यूस रेट का 8th शेड्यूल, उसमें इतने सारे आइटम्स हैं, आपको आइटम याद तो नहीं हो सकते। तो पहले के जो सेल टैक्स के सवाल थे ना, उसमें एग्जामिनर आइटम्स में कभी भी नहीं खेलता था, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली याद नहीं हो सकते, या अगर आते भी थे तो लिखा हुआ होता था दिस आइटम स्पाइसेस इज सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, ब्रैकेट में 3rd शेड्यूल आइटम। चलो भाई, पता लग गया 3rd शेड्यूल का आइटम है, ट्रीटमेंट वो करना है हमें। अब एग्जामिनर नहीं बताता किस शेड्यूल का आइटम है, क्योंकि अब एग्जामिनर को पता है कि इसके पास तो ओपन बुक है। भाई ओपन बुक है, लेकिन इसका दिमाग कंप्यूटर थोड़ी है, कौन से शेड्यूल में है ये उसको याद थोड़ी होगा। तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब अब मैं स्टूडेंट को कहता हूं, एक दफा ये सारे आइटम को पढ़ लो, 2 दफा पढ़ लो भाई, कि अगर एग्जाम के अंदर इस नाम से कोई आइटम आएगा तो आपको रिकॉल तो हो कि मैंने शायद इस शेड्यूल में पढ़ा है, तो खोल के आप रीचेक कर लोगे। लेकिन तुमने एक दफा भी नहीं पढ़ा तो कैसे खोल के रीचेक करोगे। तो ओपन बुक के जहां फवाइद हैं वहां मसाइल भी हैं। कंपनी लॉ के अंदर भी काफी मसाइल हैं ओपन बुक होने के बाद। पेपर का रिजल्ट ओपन बुक के बाद गिरा है क्यों? अच्छा, फिर वही मसला, ओपन बुक होने के बाद आईकैप ने अब ज्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेशन से एप्लीकेशन बेस कर दिए। पहले तो 18-20 मार्क्स का पूरा सवाल पूरी कैलकुलेशन से, चलो बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले लिए। अब क्या है, वो एप्लीकेशन बेस हो गया। अब उसके अंदर 5 छोटे छोटे सिनेरियो दे दिए 3-3 मार्क्स के,
4 मार्क्स हैं, 20 नंबर। अब आप अप्लाई करो, लिखो। अब जाहिर सी बात है, अप्लाई करने का मतलब ये थोड़ी है कि आपने ऑर्डिनेंस खोला और लॉ से एग्जैक्ट वर्डिंग छाप दी। नहीं, अप्लाई करने का मतलब तो ये है कि गिवन सिचुएशन में यू हैव टू अप्लाई द लॉ, सो यू हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। तो अब C5 के रुकने की वजह क्या बन रही है? बच्चों की एक्सप्लेनेशन, ड्राफ्टिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, जो मैंने एडवांस ऑडिट की बात की थी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी करनी होंगी, वो प्रैक्टिस से होगा। और वो SPM भी जब आप पेपर दे लोगे तो उसको भी लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। अंग्रेजी बेहतर, लिखना आसान, पेपर पास होने के चांसेस बेहतर। वरना ऐसे लुढ़कते पेपर पास होगा, टाइम भी बर्बाद होगा और फ्रस्ट्रेशन भी होती रहेगी। देखो, एक अच्छा बच्चा, जितने भी बच्चे इस वक्त बैठे हुए ना मेरे सामने, ये माशाल्लाह सारे अच्छे बच्चे हैं और ये मुझे पता है, एक टीचर को पता होता है। माशाल्लाह सारे अच्छे बच्चे बैठे हुए आप लोग, ठीक है। और इंशाल्लाह ये बात तो मैं आपको गारंटी के साथ कह दूं, इंशाल्लाह, गारंटी तो अल्लाह की ज़ात की है कि आप सब ने CA क्वालिफाई होना है और होके रहोगे आप इंशाल्लाह। अब एक ही चीज़ का फ़र्क है, कोई 3 अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, कोई 4 अटेम्प्ट में, कोई 5 अटेम्प्ट में, कोई 6 अटेम्प्ट में, कोई 7 अटेम्प्ट में। पास तो आप लोग सब हो गए इंशाल्लाह। अब ये आज आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपको कितनी अटेम्प्ट चाहिए पास होने के लिए। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ विद इन आर्टिकल आपका CA पास है। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे। सर ये बताएं, विद इन आर्टिकल CA पास करने के बेनिफिट क्या है? विद इन आर्टिकल आपने CA पास किया, जैसे ही जॉब मार्केट में जाओगे ना, आपको सैलरी क्वालिफाइड वाली मिलेगी भाई। सबसे पहली बात तो ये, माल, जिसके लिए CA में आए थे, माल मिलेगा, माल, ठीक है भाई। पहला ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। दूसरा, मैं यकीन करो तुम, फर्म के अंदर पैसा इज नॉट मोटिवेशन। फर्म के अंदर देयर आर ओनली 2 मोटिवेशन फैक्टर्स। नंबर 1, यू गेट टू लर्न मैनी थिंग्स। मैं अपने सीनियर से लड़कर अच्छे एरियाज लेता था। मुझे काम करने का बहुत शौक था, पढ़ाई का भी था लेकिन काम करने का भी था। मैंने कहा ये एरिया मुझे दे देंगे आप, ये काम मैं करूंगा इस दफ़ा, अगली दफ़ा ये मैं करूंगा। नहीं भाई, अभी तो ये तो सीनियर करेगा। मैंने बोला आप मुझे देखे तो देखो, फिर मैं बताऊंगा ना, सीनियर से अच्छा करके दिखाऊंगा आपको। मैं लड़के लेता था, खुशी से लेता था। तो सीखना, काम सीखना इज वन ऑफ द मोटिवेशन एंड द अदर मोटिवेशन इज पासिंग योर पेपर्स। पैसा आपको पता है फर्म के अंदर कितना मिलता है, तो वो तो मोटिवेशन है नहीं, सही है। तो 2 ही मोटिवेशन है, काम सीखना, पेपर पास करना। जिसमें भी बच्चों को काम सीखना मोटिवेशन नहीं लगता, क्योंकि हरामखोरी छाई हुई है हर सू, सही है। अब एक ही चीज मोटिवेशन लगती है, पेपर पास होना। लेकिन मुझे पता है कि मेरे जितने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरे जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो काम को उतना ही फोकस करेंगे जितना पढ़ाई को फोकस करेंगे। क्योंकि मार्केट में जब आप जाओगे पेपर पास करने के बाद, यकीन करो कंपटीशन बड़ा कातिल कंपटीशन है। हर बंदा दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ रहा है, हर बंदा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दौड़ रहा है। जिस कंपनी में जाओगे तुम्हारे पीछे 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होंगे तुमको नीचा दिखाने के लिए, यकीन करो। फर्म में तुम जाओगे, अभी तुम बैठे हुए हो, तुम जिंदगी की सबसे आफियत वाली फेज में बैठे हुए हो, सबसे आफियत वाले फेज में बैठे हुए हो। जैसे तुमने फर्म में जाना है, कट थ्रोट कंपटीशन शुरू हो जाना है। तुम्हारे साथ वाला बंदा तुम्हारे मुंह पे अच्छा होगा, पीछे तुम्हें बॉस के सामने काट रहा होगा। फैजान बैठा है, चलो उसको आइडिया वो भी कह रहे हैं। वो बोलेगा भाई सर ये तो इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तुम्हारे मुंह पे ओ हो माशाल्लाह आप तो चैंपियन आदमी है, पीछे बॉस को बोलेगा नहीं सर इसको तो कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ही बेकार आदमी, कोई नॉलेज नहीं है इसकी। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, यानी कि हासिल बैठे हुए। यकीन करो कंपटीशन इतना सख्त है, सोच तुम्हारी। यू नीड टू इक्विप योर सेल्फ। स्किल्स हो आपके पास नॉलेज हो, आपने अप्लाई किया हुआ हो, आप किसी भी प्रॉब्लम से निपटना जानते हो, यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये सारी स्किल्स आपको फर्म से आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपने सीखनी है ना फर्म में रहकर, वो आपने सीखनी है प्रेजेंटेशन स्किल्स। अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है आपने। यकीन करो ये चीज तुम्हें बाद में बड़ी मुश्किल से सीखने को मिलेगी। फर्म में जिस क्लाइंट के पास जा रहे हो, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। कैसे मैंने उससे बात करनी है, कैसे मैंने कम्युनिकेट करना है। हमारे लोगों को ईमेल लिखना नहीं आती, माजरत के साथ। जब ड्राफ्टिंग अच्छी होगी ना तो ईमेल ढंग से लिख सकोगे। आप जब सामने वाले को ईमेल भेजते हो ना, उसको पता लग जाता है आप में कितना दम खम है। आज तक CA क्वालिफाई करने के बाद सर ने कभी किसी को अपने CA का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया, क्योंकि हम हमारी बात पे यकीन कर लेते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सही है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ईमेल करते हैं और पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डाउटफुल हो सकती हैं चीज़ें।
ठीक है। कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब फर्म में था मैं इनिशिएटिव लेता था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ऑडिट हम देखते थे और KPMG यूके से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस रहती थी। ग्रुप ऑडिटर KPMG यूके था, तो स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग भी होती थी और फॉरेन रिपोर्टिंग भी होती थी। सो व्हेन वी यूज्ड टू डू फॉरेन रिपोर्टिंग वी वर सब्सिडरी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूके, तो हम कंपोनेंट ऑडिटर भी थे। आप जब ऑडिट पढ़ोगे ना तो स्टैंडर्ड पढ़ोगे ग्रुप ऑडिट का, तो कंपोनेंट को ग्रुप ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ता है। मतलब टेलीफोनिक कॉरेस्पॉन्डेंसेज होती थी, कन्वर्सेशन होती थी, गुडविल की कैलकुलेशन के ऊपर, उसकी वैल्यूएशन के ऊपर एक डेढ़ घंटा फोन पे बात होती थी अंग्रेजों से। आई यूज टू टेक दैट इनिशिएटिव और मैं कहता था ये मैं जस्टिफाई करूंगा, मैंने क्लाइंट से बात करी, सारी अजम्पशंस मैंने समझी है, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, ये गुडविल की वर्किंग में जो अजम्पशंस यूज हुई है ना वो ठीक यूज हुई है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, बहुत एडवांटेज हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर टीच करता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो गई। तो जो इनिशिएटिव लेगा ना वही आगे बढ़ेगा, और आप लोग सब इनिशिएटिव लोगे, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। कंफर्ट जोन में नहीं रहना। आज हमारा बच्चा कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, तो घर से बैठ के क्लासें ले लूंगा रजाई के अंदर दुबक के, घर से बाहर नहीं निकलूंगा मैं, धूप लग जाएगी मुझे। कंफर्ट जोन से तो बाहर आओ। अब तुम फम जाओगे तो क्या, कैसे घर में बैठ के फम जाओगे? निकलोगे ना बाहर, जाओगे ना भाई, कंफर्ट जोन से बाहर। जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर हो, आने लगी है बच्चों से, सर कोई ऐसी आर्टिकल हो सकती है वर्क फ्रॉम होम हो जाए, बताओ यार, बताओ भाई। तो फिर खाना भी ऑर्डर क्यों करते हो? इसी तरह तो ऑनलाइन देख के खा लिया करो खाना, है? करना पड़ेगा, देखो जान मारनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे पार्ट पर कोई चीज़ ऐसी हो जो मुझसे आपको कभी डिस्कशन करनी हो, जब आप अभी तो देखो पहली अटेम्प्ट में तो टैक्स का सर ने मेरे सब्जेक्ट के साथ सौतेलापन बरता है। पहली अटेम्प्ट में टैक्स तो और होता भी नहीं है, पहली अटेम्प्ट में टैक्स हो, सीधी सी बात है। मैं क्यों ऐसा मंजन बेचने की जरूरत क्यों है? मैं यहाँ पर एक इनपुट सर को बताऊंगा। सर एक मैंने ट्रेंड देखा है, शायद कराची में तो नहीं होता, लेकिन सर पंजाब में कुछ बच्चा पहली अटेम्प्ट में टैक्स उठाता है, वो कंपनी लॉ वगैरह की जगह ऑडिट। असल में देखिए टैक्स का पेपर बच्चे इसलिए उठा लेते हैं, कंपनी लॉ और टैक्स में अगर आप मुकाबला कराओगे तो बच्चे बोलेंगे सर टैक्स पढ़ना है। इंटरेस्टिंग पेपर है ना भाई, देखो सीधी सी बात है, इंगेजिंग पेपर है, इंटरेस्टिंग पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है। और रिकमेंडेशन है। और मिसाल के तौर पर हो सकता है कि सर जो बच्चा टैक्स डिपार्टमेंट में जाता हो ना, अब मिसाल के तौर पर तुम्हारा किसी फर्म में टैक्स डिपार्टमेंट में हो गया, अब तुम रोजाना हर बंदे को ऑर्डिनेंस के अंदर गोता खाते हुए देख रहे होगे, सर इस सेक्शनों की बातें कर रहा है, रूलों की बातें कर रहा है, शेड्यूल्स की बातें कर रहा है, हमें तो ऊपर से गुजर रही है सारी बातें। चलो पहला पेपर ही टैक्स ले लेते हैं, तो एक दिस कुड बी अ मोटिवेशन फैक्टर कि वो बोले यार पहला ही पेपर टैक्स पढ़ लेता हूं तो मुझे टैक्स की समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, कंपनी लॉ की जगह टैक्स ले लो। कौन सा कंपनी लॉ ने किसी MSA के पेपर में तुमको हेल्प कर देनी है? लेना हो, 2-3 बच्चों ने मुझे मैसेज किया सर पहले अटेम्प्ट में हमें टैक्स पढ़ना है, शौक है, ले सकते हैं? मैंने बोला ले सकते हो, ले लेना भाई, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो पेपर दो फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो पेपर दो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो तुम पास कर सकते हो। देखो दिस विल गिव यू इमेंस मोटिवेशन। तुमने वो उठा लिए मुश्किल पेपर जो पास ही नहीं हो रहे, रुक गए, पहले गियर के अंदर झटका लग गया तुम्हें, अब तुम बैकफुट पे चले जाओगे, डर जाओगे तुम। पहली अटेम्प्ट में तुमने ऐसे पेपर दिए, तुमने बोला सर ये इंटरेस्टिंग पेपर है, जैसे मैं लिटरली बताऊं ये दोनों पेपर आर वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, कोई इशू नहीं है। पहली अटेम्प्ट में टैक्स उठाना उठा लो, इंटरेस्टिंग पेपर तो है, पास हो नहीं हो ये अल्लाह को पता है, इंटरेस्टिंग पेपर, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग पेपर से होता क्या, बच्चा कहता है मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ूंगा, तो उसको यू कैन डू भाई, आप जो उठाओ वो पास करो, बस ये आपको करना है। मुश्किल को भले आगे के लिए छोड़ दो, क्योंकि लेकिन जो ये मोटिवेशन तुमको मिलेगा ना, ये जो एक्स फैक्टर मिलेगा ना, ये तुम्हारे बाकी की अटेम्प्ट में भी तुम्हारी हेल्प करेगा इंशाल्लाह, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं बच्चे को बोलता हूं भाई जो तुझे सबसे अच्छा लगता है ना वो तू पेपर दे। और आज ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल भी नहीं है, फ्री डेमोज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स कितने के अवेलेबल होते हैं शुरू वाले, जाओ देखो समझो, तुमको खुद पता लग जाएगा कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है। Are you getting this? Start your journey like a pro, ठीक है, और इंशाल्लाह you will rock। कोई मसला हो
कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, मैं सर हसान, हमारी सारी फैकल्टी ऑलवेज अवेलेबल एट कैंपस। मैसेज करके टाइम ले लो। अच्छा है कि मैसेज पे पूछने से अच्छा है कि टाइम लेके कैंपस में मुलाकात कर लो। 1 to 1 बैठ के बात करने में, गाइड करने में मज़ा आता है। आगे पीछे उल्टे सीधे बच्चे जिनके पेपर रुके हुए हैं, जो दिल जले बैठे हुए हैं, उनसे फीडबैक लेने से अच्छा है टीचर से गाइडेंस ले लो। उन बच्चों से गाइडेंस ले लो जिन्होंने पेपर पास किए हुए हैं, क्योंकि जिन बच्चों के पेपर फेल हुए हुए होते हैं वो फिर आधे दिल जले होते हैं। वो एडवाइस वैसे भी। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से सर। तो ऐसे बच्चे जिनके पेपर खुद रुके हुए हैं वो आपको क्या बेहतर गाइड करेंगे? टीचर्स कैन गाइड यू बेटर। ठीक है, टीचर से टाइम ले लो, पूछ लो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, फर्म से रिलेटेड कोई समझ नहीं आ रहा सर, कैसे बैलेंस करें, अपनी पढ़ाई को कैसे बैलेंस करें, अपनी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें, आपकी गाइडेंस चाहिए। ठीक है, टेक टाइम, कम टू कैंपस, डिस्कस विद अस, डिस्कस विद अस। ट्राई टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद दोज हु हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग। ठीक है, जो इस फेज से गुजर चुके हैं, जो कामयाब लोग हैं, ना कि वो जो दिल जले हैं, जिनके पेपर पास ही नहीं हो रहे, जिनको जॉब इंचार्ज कोई ढंग का काम ही नहीं दे रहा, जिम्मेदार आदमी ही नहीं है, वो उल्टी सीधी बातें ही कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ये तो पेपर पास ही नहीं होता, भाई उसी की बातें सुनता रहेगा तो तेरा भी पेपर कभी पास नहीं होने वाला। आप नेगेटिव हो जाओगे, यकीन करो आप। यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। मैंने आपको बताया ना, फर्म के अंदर 2 ही मोटिवेशन फैक्टर, अच्छा काम सीखना, पेपर पास करना, पैसा माल बाद में। ये 2 चीजें कर ली तो फिर पैसे वाली मोटिवेशन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको जरूर मिलेगी आगे। बट मेक योर सेल्फ समथिंग। ठीक है, क्या ये बातें समझ आ रही हैं? किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि माशाल्लाह हम सबके गुरु, हम सबके उस्ताद सर खलील आ चुके हैं, तो अब आप समेत और मैं खुद भी उनकी बातें सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो कोई सवाल अगर आपका है तो मेरे बच्चा बोलो बेटा। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 1 ईयर होगा, उसके अंदर हमने 3 पेपर्स दिए और फिर 6 मंथ्स के अंदर दोबारा 3 दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा 6 मंथ्स के लिए? क्यों ज़्यादा हो जाएगा? कि 4 पहले दे रहे हैं और फिर 2 बाद में दे रहे हैं। नहीं, देखो 1 साल में 4 थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, और सडनली देखिए इसमें जो MSA2 है ना, वो इन दोनों का मिक्सचर है। मैं आपको एक बात बताऊं सर, माता की बात काट रहा हूँ, पूरा साल में तुम जितना उखाड़ने की कोशिश कर लो, आखिर के जो 3-4 महीने होते हैं ना, डिसाइडिंग फैक्टर वही होते हैं। उस वक्त जब 4 का प्रेशर होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। एक अच्छे बच्चे के लिए इज़ वेरी मच डूएबल। जब हम CA फाइनल के पेपर देते थे ना, तो हम तो 4 ही देते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन थोड़ी था। 1.5 साल में पढ़ना है, 4 देने, और उसमें भी ऐसा नहीं था पहले दिन से पढ़ना शुरू कर दिया, वो आखिर के 6 ही महीने में पढ़ रहे होते थे। सीधी सी बात बताऊँ मैं तो, बात यह है कि 4 देने चाहो दे सकते हो भाई, और तुम माशाल्लाह दे सकते हो। You are a good student, you can go for 4. But I think 3 is a reasonable number to attempt in the first attempt. लेकिन 3 दो और कोशिश करो तीनों निकलें, और निकलेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होता कि सर 3 देंगे तो 1 ही निकलेगा। नहीं भाई, पढ़ के दोगे 3 तो तीनों निकलेंगे। ऐसी क्या सोच है? 4 देंगे तो सर शायद 2 ही निकलेंगे। अब भाई देने से थोड़ी निकलते हैं, पढ़ने से निकलते हैं भाई। अगर देने से निकलते होते तो फिर एक साथ 10 2 हो सकते हैं, 5 निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, अभी एक पढ़ने पड़ते हैं कि मैं 6 पेपर एक साथ दे सकता हूँ। देने को तो दे सकते हो आप, अच्छा है, ICAP के पैसे बनेंगे थोड़े से, कोई फायदा नहीं है। 6 पेपर देने का कोई फायदा नहीं, दिस इज अनरियलिस्टिक। 3 बहुत तो बहुत, देना चाहते हो 4, उससे ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल दे सकते हैं। दे सकते हैं सर 6 वैसे ICAP ने CFEP में तो कोई भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन का हाँ, तो नहीं है तो ICAP को पता है कि बच्चा अक्लमंद है, खुद ही नहीं उठाएगा इससे ज़्यादा, इसलिए नहीं है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? ओके सर, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फर्म लाइफ में, आगे के पेपर्स में, आगे की पढ़ाई में, हर स्टेप पर अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब करे। थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर थैंक यू सर मुनीर, इस तरीके से थोड़ा गाइड करने के लिए। अच्छा, अब जो है मैं बुलाऊंगा, जैसे मैंने पहले ऑनलाइन वाले बच्चों को भी अनाउंस किया था, सब कुछ है, हम सब के सर ने कहा जैसे कि गुरु हैं माशाल्लाह। इस वक्त मतलब मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में
मेजॉरिटी लोगों ने BFD सर से माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, हमने भी पढ़ा, जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी पढ़ा। उसके अलावा एकेडमिकली सर की सक्सेस माशाल्लाह 5 गोल्ड मेडल थे CA फाइनल्स में। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक में सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे थे, PIA के CFO रहे, ICAP के पास्ट प्रेसिडेंट। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं रहूँगा, माशाल्लाह जो ऐसी पर्सनैलिटी है उनको मैं दावत दूंगा। सर बच्चे कभी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सर के लिए तालियां हो जाएं। और सर वैसे तो आपकी को बातें माशाल्लाह करनी है वो सब है सर, एक तो आर्टिकलशिप कैसे गुजारनी है इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी सर एक रिक्वेस्ट आई है ख़ास आपके लिए कि सर खलील आर्टिकलशिप इन फर्म वर्सेस इंडस्ट्री के ऊपर भी बात करें। ठीक है जी, जहाँ ऐसा लगे कि ये बंद हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It's always a pleasure speaking to young people. You know, I feel younger, so I have a vested interest. So I start reliving my articleship memories. तो दोस्तों अब आप ज़िंदगी की I'm sure some of you may have and many of you would be starting a very important chapter of your life, which is the practical side of your qualification, which is the training or articleship side. तो जैसे हसान साहब ने कहा, मैं ब्रीफली पहले तो आपसे ज़रा आर्टिकलशिप लाइफ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एंड इंडस्ट्री वर्सेस ये फर्म आर्टिकलशिप, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखें आर्टिकलशिप जो है ना वो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। द स्किल सेट दैट वी ऑल हैव नाउ, वो असल डेवलप ही आपका इस फेज़ से होगा। And the more you go into the future, the importance of a skill set has started to overweigh the importance of a degree or a qualification. तो ये skill set जो आप develop करेंगे और आप सीखेंगे वो इस articleship training के लिए, और ये ट्रेनिंग आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जो कि आगे आपकी ज़िंदगी के जो फ्यूचर के ईयर्स है उसको शेप करेगी, आपकी पर्सनालिटी को शेप करेगी, आपके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एंड जो है ना ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगी, आपकी रेजिलियंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट, डेडलाइन मैनेजमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ये सब स्किल्स भी आप वहाँ से सीखेंगे। सॉफ्ट साइड, दी हार्ड साइड, टेक्निकल साइड, हाँ। तो इसको आपने सीरियसली लेना है बहुत, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ना। इसमें जो 2-3 चीज़ें सबसे की हैं वो क्या हैं, देखिए इसमें जितना ओनस फर्म या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है कि आपको ट्रेन करे, उतना ही ओनस आपके ऊपर होगा कि आप खुद लर्न कितना करना चाहते हैं। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय आवर क्वेस्ट और डिज़ायर टू लर्न, है ना। और मैं आपको बताऊं, बड़ी फर्म्स में जहां आपको हंड्रेड्स की तादाद में ट्रेनीज़ होते हैं, हर ट्रेनी उतना ही अब्जॉर्ब करता है और सीख रहा होता है जितनी उसके अंदर डिज़ायर होती है। ऑर्गेनाइजेशन तो एक आपको देती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने खुद कितना सीखना है, आपके अंदर खुद कितनी अर्ज है। तो एक तो आपने वो अर्ज ज़िंदा रखनी है। वो अर्ज कैसे आती है कि जब आप खुद अपनी इंक्लिनेशन शो करेंगे, क्लाइंट पे जाएंगे ना, आप कहेंगे कि यार मुझे इतना काम मिला, बस ठीक है यार मुझे तो ये पोर्शन करना है या ये एरिया करना है ऑडिट का, या इंडस्ट्री में होगी जी आपकी ये JD है। बियॉन्ड अगर आपने सीखना ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं करनी और अपनी अर्ज नहीं दिखानी कि सर मुझे और भी बताएं। अच्छा आपके पास टाइम है, अपने कुलीग के साथ बैठ गए कि जी मुझे बताओ, आपने जैसे आपको स्टॉक्स का एरिया मिला है तो जी बताएं सेल्स का आपने कैसे ऑडिट किया है, ज़रा मुझे सिखाएं या मुझे दें, मैं कर देता हूँ कोई काम, है ना। टेकिंग अपॉन योर सेल्फ, शोइंग योर सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्स, दैट्स हाउ यू स्टार्ट लर्निंग, राइट। इंडस्ट्री में होते हैं देयर इज लॉट दैट यू कैन लर्न, है ना। उसके अलग डायमेंशंस हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी अपनी डिज़ायर कितनी हो। दूसरा ये है कि आपने कोई एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, बैलेंस भी रखना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि यार हमने ना पेपर पास करना है, एंड दे स्टार्ट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड देयर वर्क एरिया, एंड देन स्टार्ट ओवर फोकसिंग ऑन द पेपर साइड, एंड सम डू द कंप्लीट अपोजिट एज वेल। नाउ स्ट्राइकिंग दैट बैलेंस इज द की, कि आपने दोनों ही काम करने हैं। और ये आर्टिकलशिप वो पीरियड ऑफ लाइफ है जिसमें आप ये दोनों काम मैनेज करना साथ सीखेंगे, कि आपने ट्रेनिंग की क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपके बारे में ये भी ना हो कि ये काम चोर हैं तो भाग जाते हैं, तो कभी क्लास का बहाना करके, कभी बीमारी का बहाना करके। और ये भी ना हो कि आप वो कर रहे हैं तो आप अपने पता चला कि जी आपने
अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम पे शुरू ही नहीं की और उस एरिया को मिस कर दिया. सो दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो वन इज़ योर अर्ज टू लर्न, द अदर इज़ यू स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन योर स्टडी एंड योर वर्क लाइफ, राइट. ये टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स हो गई इस आर्टिकल. तीसरी क्या चीज़ है कि इस पीरियड में आपकी अपनी पर्सनल टाइम मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अब ये कैसे करें सर, ये तो बिज़ी पीरियड आ जाता है. तो देखें, आप जिन भी दोस्तों से पूछेंगे वो आपको ये बताएंगे. हमने भी अपनी आर्टिकलशिप, अब तो खैर इतनी आर्टिकलशिप लाइफ स्ट्रेनस नहीं है जितनी हमारे ज़माने में होती थी. मुझे याद है मैंने अपनी आर्टिकलशिप की तो शुरू के 8 या 9 महीने शायद आई नेवर हैड अ डे ऑफ. इवन पब्लिक हॉलीडेज़ में भी हम गए, है ना. सैटरडे संडे तो दूर की बात है, राइट. तो अब इतनी स्ट्रेनस नहीं है अभी फिर भी. तो उसमें आपने करना ये है कि आपने लाइफ में अपना सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना है. दिस हैज़ बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोस्ट द सोशल मीडिया एरा. यू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड इट किल्स मी व्हेन आई सी पीपल वेस्टिंग देयर टाइम, है ना, ऑन सोशल मीडिया. ऑन पहले हम कहते थे ना टीवी के सामने रिमोट की वजह से टाइम वेस्ट होता है. अभी स्मार्टफोन्स, आई मीन दे किल सो मैनी आवर्स ऑफ योर लाइफ दैट यू डोंट रियलाइज, यू डोंट रिफ्लेक्ट अपॉन. तो आपने अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल बड़ा अच्छा बनाना है. अब कुछ ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक पे डिपेंड करेगा. कुछ लोग सुबह पढ़ने के आदी होते हैं, तो आर्टिकलशिप लाइफ में जनरली आपको सुबह का टाइम मिल जाता है. आपका सीनियर लेट आ रहा होता है, क्लाइंट लेट से स्टार्ट हुआ, आप सुबह उठें, आप अर्ली राइज़र हैं, फजर की नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया, 1-2 घंटे पढ़ सकते हैं. अदर वेज़ कि आप शाम को आगे, भले आप 8 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, आप अपना रूटीन बनाएं कि मुझे 1-2 घंटे पढ़ना है. दिस सेल्फ डिसिप्लिन विल गो अ वेरी लॉन्ग वे फॉर यू. तो ये सेल्फ डिसिप्लिन, ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, है ना, जो मेरा तीसरा मैसेज है विच आई हैव सीन. मैं आपको अपना बताता हूँ. आई रियलाइज, आई स्टिल रिफ्लेक्ट ऑन. मैं अभी भी हफ्ते में एवरी फ्यू डेज़ के बाद मैं ख़ुद रिफ्लेक्ट करता हूँ. आज की वो आदत है जो हमारे सीनियर्स ने, हमारे मेंटोर्स ने हमें डाली, एंड इट्स डाउन द लाइन 25 ईयर्स लेटर आज भी मैं ये काम करता हूँ कि आफ्टर अ फ्यू डेज़ मैं अपना एहतसाब करता हूँ, मुहासबा करता हूँ कि मैं अपना टाइम कहाँ प्रोडक्टिव यूज़ किया और कहाँ नॉन प्रोडक्टिव यूज़ हुआ. एंड आई टेल यू वेरी रिसेंटली मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से फेसबुक डिलीट कर दिया, बिकॉज आई रियलाइज कि जो फेसबुक की जो वीडियो एड्स है ना, दे आर AI बेस्ड. अब अगर मुझे शौक़ है न्यूज़ एनालिसिस सुनने का या इस्लामिक बयान सुनने का, तो इट कीप्स ऑन पॉपिंग अप those things which are of interest for me, and I realize that I am at least spending 45 minutes to 1 hour on that, and I am losing on some productive work that I was doing, है ना. तो मैंने वो अकाउंट अपना डिलीट नहीं किया, लेकिन फेसबुक मोबाइल से डिलीट कर दिया अभी कि यार मैं एवरी वीक या 15 days I'll reinstall and I'll have a look at it, and then that's okay, you know. So this is what you are supposed to do, and this becomes really important at your age. पहले ये टाइम ज़ाया होता था कॉरिडोर्स में बैठ के, है ना, पहले होता था टीवीज़ पे. अब इस स्मार्टफोन पे इतना टाइम ज़ाया हो जाता है कि पता ही नहीं चलता लोगों को. और ये ऑनलाइन एजुकेशन में भी ये बड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बड़ा अलमिया हो गया है कि आपका इतना अटेंशन स्पैन ही नहीं होता, साथ में स्मार्टफोन पड़ा हुआ है, लेक्चर सही से देखते ही नहीं है लोग. और लॉट ऑफ पीपल आस्क सच क्वेश्चन इन BFD ग्रुप, आपके पास भी एक्सपीरियंस होगा. आप कहते हैं यार ये तो लेक्चर में बड़ा 4 बार एक्सप्लेन किया हुआ है, हैव यू नॉट सीन द लेक्चर. तो पता चलता है बाद में वो बच्चा कहता है सर वो मैंने 1.5 और 2 की स्पीड से देख लिया था और यूँ था, और मैंने ये मिस कर दिया था और ये मिस कर दिया था मैंने जल्दी. तो यू आर नॉट इवन फोकसिंग. एंड हालांकि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ना कि यू कैन सी द लेक्चर एट योर ओन बायोलॉजिकल क्लॉक, टाइम, स्पीड, 4 बार रिवाइंड करके देख लें. बट द फैक्ट दैट यू आर नॉट फोकस्ड एंड डिसिप्लिन इनफ कि आप वो देख ही नहीं पा रहे, इसकी तो दूसरी है, तो बजाय वो मेरिट होने के वो डीमेरिट बन गई ये चीज़. सो यू हैव टू बी रियली वेरी सेल्फ फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर फोकस एंड डिसिप्लिन. तो ये एक तीसरी मेरी इंपॉर्टेंट आपको एक गाइडेंस नोट होगा. सो आर्टिकलशिप के बारे में आई थिंक दिस इज़ बाकी आपको सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन पढ़ना कैसे, आई एम श्योर हसान साहब ने, मुनीर साहब ने एक्सप्लेन किया होगा. कमिंग टू कंपैरिजन ऑफ इंडस्ट्री आर्टिकल्स वर्सेस द आर्टिकलशिप ऑफ द फर्म, आई थिंक आई वुड, ये मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, ये हमारे एक दौर में हमने स्टार्ट करवाई थी चीज़. एंड वाई डिड वी डू दैट? बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर डेकेड्स, एंड इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड जो है ना ट्रेनिंग मोड विच इज़ ऑपरेटिंग वेरी सक्सेसफुली, इंडस्ट्रियल आर्टिकलशिप जैसे आप कहते हैं. तो मैं ये लोगों से बात कहता हूँ कि
जब यूनिलीवर, जब शेल, जब PSO MTOs को ट्रेन करके CEOs बना सकती हैं, ठीक है, तो वो हमारे अकाउंटिंग के ट्रेनीज़ को ट्रेन करके CFOs क्यों नहीं बना सकते? दे हैव प्रॉब्ली बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड मैनी फर्म्स हैव, राइट। दूसरा, उसके अपने एस्पेक्ट्स हैं। फर्म में आपको डिफरेंट क्लाइंट से एक्सपोजर मिलते हैं, लेकिन वहाँ भी लिमिटेशन है। एवरी फर्म हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर। आप रिस्क में चले गए तो ज़िंदगी भर फिर रिस्क ही तो करेंगे ना आप, राइट। आप फाइनेंशियल सेक्टर में चले गए तो फाइनेंशियल सेक्टर का ऑडिट करेंगे ना आप, तो वहाँ भी आपकी एक सर्टेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, बट यू विल डू डिफरेंट क्लाइंट्स। इंडस्ट्री में अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और ICAP इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बड़ा पिक्यूलियर है, और ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग लाइसेंस नहीं मिलता, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यू हैव टू हैव सर्टेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सर्टेन FCAs, इवन फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। देयर इज अ डेप्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स यू हैव, उसका रोटेशन प्लान है, सब कुछ है, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इवन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक PIA, जिस तरह का ERP ग्लोबल पूरी दुनिया में ऑफिसेज हैं, अगर उसके रेवेन्यू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ही अगर कोई 2 साल गुजार लेना, तो जो एक्सपोजर उसको मिलेगा, उसकी जो दुनिया के डिफरेंट टैक्सेस का, रेवेन्यू अकाउंटिंग का, रियल टाइम अकाउंटिंग, डैशबोर्ड्स, वो एक अलग ही एक्सपोजर है, ठीक है ना। तो उसकी अपनी मेरिट्स हैं। 70% ऑफ अवर इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन पाकिस्तान, जो कि इवन फर्म से भी सारे जो पहले ट्रेन होते थे, दे अल्टीमेटली लैंड इन इंडस्ट्री, है ना, एंड बिकम PIBs, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। अकाउंटेंट्स को हम 2 ग्लोबली बड़े हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, जो कि फर्म्स में ऑपरेट करते हैं, एंड अदर देन देम वी कॉल देम अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। तो 70% ऑफ पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। अल्टीमेटली फर्म्स भी सर्विस किसको देती हैं? उस इंडस्ट्री को, क्लाइंट ही को देती है ना, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, और फिर आप लेट सपोज करें यू गेट इंडक्टेड in any industrial organization, you perform really well there, why would they lose you after 3 years of articleship? They would never. They would want to retain you, right? और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर ऑल्सो कि भाई इसने हैंड ऑन अच्छा। एक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ये प्रेफरेंस होती है कि फर्म्स के एक्सपीरियंस लोग हों, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो प्रेफर करती हैं इंडस्ट्रियली ट्रेंड उसको, लोगों को, कि भाई इसने हैंड्स ऑन ERP पे काम किया हुआ है, इसको इंडस्ट्री के पिक्यूलियर इश्यूज़ का पता है, बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द डेस्क, और है बीइंग ऑन दिस साइड। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 4 साल ऑडिट किया, हबीब बैंक भी मैंने सुपरवाइज़ किया, बड़ा बैंक पाकिस्तान का। लेकिन जब मैं पाकिस्तान रिफाइनरी गया और मैं हेड ऑफ़ ट्रेजरी बना, जब मैं पहला ख़ुद से 500 मिलियन का चेक साइन कर रहा था ना, तो मैंने 4 बार देख रहा था मैं उसको, 4 बार मैंने डॉक्यूमेंट, पहला ख़ुद से साइन करना एक अलग चीज़ है, और अरबों रुपए की बैलेंस शीट का ऑडिट करना एक अलग चीज़ है। You know, when you are taking down the responsibility of signing a check yourself is a completely different thing, right? You know, as head of treasury, और मैं पहली $10 मिलियन की जब मैं ट्रांजैक्शंस की एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को कन्वर्ट करा रहा था, तो आई वॉज इन अ डिफरेंट स्टेट एंड आई हैड टू चेक एंड रीचेक, एंड हालांकि मैंने एक बहुत बड़े बैंक का ऑडिट और उसकी ट्रेजरी के ऑडिट्स किए हुए थे। You know, so a lot of organizations also prefer people who have this side experience. So मेरा ख्याल ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपको कहाँ से पहले अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, यू नो। सो और आई वुड इक्वली रेट, जो है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वर्सेस फॉर्म ट्रेनिंग, दोनों के अपने प्रॉज हैं, मेरिट्स हैं, दोनों के अपने कुछ डीमेरिट्स भी हैं ऑफ कोर्स, बट दोनों ही में आपको एक्सपोजर मिलता है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड इट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंटरेस्ट एज वेल। अगर तो आपने ऑडिट करना है तो फिर तो ठीक है, फिर तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू गो इनटू अ फर्म, बिकॉज आपको लाइसेंस टू ऑडिट तभी मिलेगा जब आपकी ऑडिट की ट्रेनिंग होगी, राइट। लेकिन अगर आप ओपन है और आपकी कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है, देन आई थिंक इट्स इक्वल फॉर यू। सर ये सवाल आता है बच्चों का, अभी भी कॉमन ही है कि अगर बिग 4 बिग 6 फर्म्स नहीं मिली तो क्या कैरियर ख़त्म है? क्या इसके ऊपर भी थोड़ी सी अगर आप बात कर दें। अच्छा, इसमें भी कैरियर ख़त्म नहीं है। मैं आपको बताऊं, स्किल सेट आपको हासिल करना है। छोटी फर्म्स का भी एक बहुत बड़ा जो है ना, वो एक अलग स्किल सेट है, ठीक है। अब मुनीर जानते हैं, हमारे कुलीग हैं एक, ही हैज़ डन LLM, राइट। वो भी स्कॉलरशिप पे, शिवनिंग स्कॉलर थी शायद, शिवनिंग स्कॉलरशिप पे गए थे UK। वो हमारे दोस्त हैं, वो SMP से ट्रेन हुए
और मैं रेट करता हूँ, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टैक्स कंसल्टेंट इन पाकिस्तान, ठीक है, एंड इज़ फैंटास्टिक। मतलब मैं उसको कुछ क्लाइंट्स अभी रेफ़र किए तो ही सेट के सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान की टॉप जो लोग हैं, पर्सनालिटीज़, उनके पर्सनल टैक्सेशन भी देखते हैं, अच्छी बड़ी कॉर्पोरेट्स के टैक्सेशन भी देखते हैं। तो बात यह है कि जो छोटी फर्म्स हैं वो भी, उसका एक्सपीरियंस भी फिर डिफरेंट है और वो फिर आपको बहुत डिफरेंट तरीके से ग्रूम करती हैं। कैसे? आई एम नॉट सेइंग दिस के जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट आई एम सेइंग दिस रियली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। लेकिन छोटी फर्म का एक्सपीरियंस आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बड़ा काउंट करता है, क्योंकि वहाँ जो क्लाइंटल है वो आप उस तरह का क्लाइंटल देखते हैं। अगर आज आप उसके बाद 4 साल 3 साल के बाद आप अपनी फर्म खोलना चाहेंगे तो जो क्लाइंट आप सर्व करेंगे, आप शेल पाकिस्तान नहीं सर्व कर रहे होंगे, आप PSO नहीं सर्व कर रहे होंगे, आप मीडियम SMEs ही कर रहे होंगे, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। सो SMPs हैव दैट क्लाइंटल। फिर वहाँ क्या है, वहाँ अर्ली स्टेज पे जो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है क्लाइंट मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट का, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, जिसका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है वो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, बहुत हेल्प करता है वो, यू नो। फिर वो उस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्पेसिफिक एरिया में आपको एक्सपोजर देती हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रॉब्ली टैक्स भी देख रहे होंगे, टैक्स कंसल्टेंट से भी बात कर रहे होंगे, उनकी कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के एरियाज़ को भी देख रहे होंगे, उनका ऑडिट भी देख रहे होंगे, उनकी बुक कीपिंग भी देख रहे होंगे। अब एक बुक कीपिंग इतना बड़ा एरिया है जो पाकिस्तान में एक्सप्लोर्ड है। मैं एक, अभी कल की बात है, कल रात आई मेट अ गाय हु, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो एक IT आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का गुरु है पाकिस्तान का, जो कि $2 से $2.5 मिलियन की मंथली सेल्स करता है, IT की एक्सपोर्ट्स करता है। ही शेयर्ड विथ मी बेस्ड ऑन हिज रिसर्च कि IT आउटसोर्सिंग यानी बुक कीपिंग रिक्वायरमेंट्स के गूगल पे, उसके बाद स्टैट्स उसने मुझे देखा, उसने कहा पर डे 1 मिलियन क्लिक्स आते हैं, यानी 1 मिलियन लोग ये सर्च करते हैं पर डे ग्लोबली, बुक कीपिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड। कैन यू इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ दिस इवन वन बुक कीपिंग सर्विस आउटसोर्सिंग? तो ये एक जो एरिया है ना, अच्छा, ये जो आपका एक्सपोजर आपको ये छोटी फर्म्स देती हैं, you know, this has another dimension of experience. It's just that we have a different perception and people base their decisions on perceptions rather than true realities. Is that you say कि 6 फिक्स में नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? No. There must be something better for you. God has something kept better for you and you don't know it. The divine has its own way of working in your favor. तो छोटी फर्म में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एक्सपीरियंस आपको बड़ा एंटरप्रेन्योर बना देता है। और अगर आपने वो एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस, बुक कीपिंग का एक्सपीरियंस लेके एक आउटसोर्सिंग की फर्म बना दी और आपने वो स्किल सेट डेवलप कर लिया बेस्ड ऑन दिस क्वालिफिकेशन, और यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, व्हाट दे नीड ग्लोबली, मनीला से लेके चिनॉय और उसके अंदर हज़ारों लोगों की तादाद में आउटसोर्सिंग हब्स हैं ये अकाउंटिंग के, बुक कीपिंग के। तो मैं सिर्फ एक सर्विस का आपको ये बता रहा हूँ ना, बुक कीपिंग का, है ना। इस वक्त तो दुनिया में ट्रेंड ये है कि CFO सर्विसेज भी आउटसोर्स हुई हुई है, जो मैनेजर की भी सब आउटसोर्सिंग है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाला एरिया भी जो है ना, अगर आप किसी SMP में भी चले जाते हैं, स्मॉल एंड मीडियम पार्टनरशिप में चले जाते हैं, विच इज़ नॉट इवन इन टॉप 10, still there is a lot for you to carve out space for yourself. You will learn the skill set which is also globally recognized. सर एक चीज़, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे अपने जो सबके लिए, आपका माशाल्लाह जो एक्सपोजर है और भी माशाल्लाह आपका एक इंडस्ट्री में मकाम है, व्हाट एडवाइस वुड सर खलील गिव टू हिज यंगर सेल्फ? कोई एक ऐसी आपका लाइफ लेसन जो आप कहें कि मैं एक एडवाइस दूँ हम सब के लिए बेनिफिशियल हो? आई थिंक जो 2 चीज़ें मैं समझता हूँ मैं लाइफ में कैरी की और आज भी करता हूँ, और अभी भी एक इंटरव्यू था तो मैं किसी से ये बात कर रहा था, मैंने हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज़ बाउंड टू बी क्राउन्ड विद सक्सेस, ये अल्लाह की सुन्नत है देर सवेरे के साथ। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, इंटीग्रिटी तो ऑफ कोर्स हैज़ टू बी देयर। तो कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क अपनी ज़िंदगी में ये 2 रखें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह ताला ख़ुद नतीजा देंगे आपको। मेहनत आपने करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, नेक नियति के साथ करनी है, ईमानदारी के साथ करनी है, दैट्स द। फिर आपने कभी ऑफ कोर्स, जैसे अब मुनीर साहब ने इतनी अच्छी बात आपको की कि जी ज़ॉम्बीज़ से बचें ज़िंदगी में। आई मीन द पीपल, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, हम जो सुनते हैं ना, वही आपका माइंड बनाते हैं।
वही आपका थिंकिंग पैटर्न बनाते हैं, है ना। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ बैठेंगे तो रेजिलियंस भी आएगी, आपके पास से भी फिर पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होगी। अगर आप बैठेंगे ही ज़ॉम्बीज़ के साथ जिनका, तो फिर वो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी भी सक होगी, डिप्रेशन में भी रहेंगे आप, नेगेटिविटी भी होगी। तो चूज़ योर पीपल अराउंड यू वेरी वेरी वाइजली, राइट, एंड मेक श्योर दैट यू सिट विद पीपल who are positive in life, who have positive energy, और ख़ुद से भी आप पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करें दूसरों के लिए, है ना। दिस कंट्री एंड दिस प्रोफेशन इज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मतलब देखिए ना, आप एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन, हम तो वैसे ही बहुत ब्लेस्ड हैं, आप एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन परसू कर रहे हैं विच इज़ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। You are going to become part of a community which is globally very closely knit community and very globally mutually recognized community. आप पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का जो इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, आपको 5 साल की जब इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स है, 5 साल के PQE के बाद जब आप वहाँ जाते हैं, आपको 1 या 2 दिन का वर्कशॉप बस अटेंड करते हैं, यू गेट अ रेसिप्रोकल मेंबरशिप। सीमा जो इतनी बड़ी ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, उसका सिर्फ एक पेपर आपने देना है, यू गेट अ सीमा क्वालिफिकेशन। 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो, ICAW की आपको मेंबरशिप मिल जाती है, सिर्फ कुछ पेपर सबमिट करने पड़ते हैं और अपना प्रोफाइलिंग थोड़ी सी, तो आपको ICAW की मेंबरशिप मिल जाती है। कनाडा आप चले जाएं तो आपको एक एग्ज़ाम देना है, यू गेट द CPA कनाडा मेंबरशिप। सो दिस क्वालिफिकेशन, आई से इट्स पासपोर्ट टू ग्लोबल मोबिलिटी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है ना। पाकिस्तान IFAC में मैं ख़ुद भी 6-7-8 साल पाकिस्तान को IFAC पर रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, तो हमारी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट की ग्लोबली बहुत बड़ी रिकग्निशन है। शायद ही कोई हमारा मुल्क का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या इदारा हो जिसकी इतनी ग्लोबल रिकग्निशन है जितनी ICAP की है। So you are pursuing a qualification which is globally recognized, which is rewarding, which is giving you the skill set, which is the skill set for the future. It's all about how you take it, कितनी आपके अंदर अर्ज है, जैसे मैंने कहा, and how disciplined you are. So there is no reason for you at any point in life to be despondent. Life has given you a great opportunity, है ना। तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सर। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन आपका टाइम तो बहुत कीमती है, तो सर जो मुझे लगा कि सर करीब बात से जवाब दे सकते हैं उनको, बाकी जो कुछ सवाल हैं उनको मैं और सर मुनीर देख लेते हैं। सर के लिए बहुत सारी तालियां, सर ने बहुत अच्छा टाइम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। कुछ छोटे से सवालात के जवाब जो मैं देना चाहूँगा सर, वो आए थे, सर मुनीर से भी पूछ लेंगे। सर बच्चे पूछ रहे हैं कि आर्टिकल्स कहाँ करनी चाहिए, अगर सबका वो हो, एडवाइजरी हो, ऑडिट हो, टैक्स हो। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि सर एक्सटर्नल ऑडिट इज़ ज़्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो एक रेगरेट है अपने आर्टिकल्स के दौरान, वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे 6 महीने साल टैक्स में भी लगाने चाहिए थे, जो कि शायद मैंने नहीं लगाए। तो जब मैं फर्म से जब मेरी आर्टिकल्स पूरी हुई तो टैक्स का पेपर तो मेरा पास था, लेकिन जो सर ने कहा ना प्रैक्टिकल टैक्स जो है उसकी नॉलेज मेरी ज़ीरो थी। तो ये मुझे एक रेगरेट है सर, आप भी क्विकली अगर इसके ऊपर आंसर कर पाएँ कि आर्टिकल्स अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हों तो किस में की जाए। जब आप करते हैं तो वो सारे के सारे एरियाज़ आप चेक कर पाते हैं, सीख पाते हैं, देख पाते हैं, निटी-ग्रिटीज़ का आपको पता चल जाता है। हाँ, लेकिन वो एक बर्ड्स आई व्यू होता है, जैसे सर ने कहा ना कि टैक्स डिपार्टमेंट में जो बंदा टैक्स कर रहा होगा ना, उसको आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल चीज़ों का आइडिया होगा, उसको ये पता होगा कौन से केस लॉज एप्लीकेबल हैं, कौन से रिसेंट जजमेंट्स केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अप्लाई करने हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा ऑडिट के अंदर। तो प्रेफरेंस अगर आपको ऑडिट को देनी हो बिल्कुल दे सकते हैं आप, लेकिन उस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। कि मिसाल के तौर पर ऑडिट में अगर आर्टिकलशिप नहीं मिल रही है, कहीं आपको टैक्स में मिल रही है, स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। रिस्क में मिल रही है, अच्छी बड़ी फर्म है, रिस्क में मिल रही है, स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। बहुत सीख जाओगे, बहुत चीज़ें सीखोगे। इतनी बड़ी दुनिया है और इतना कुछ सीखने को है कि आपकी सोच है, रुको नहीं, आगे बढ़ो। मेरा ये मशवरा है। थैंक यू सर। सर अब हम आएंगे इंटरव्यू सेशंस के ऊपर, क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ हो भी रहे हैं, हो भी गए हैं। तो सर आपने भी माशाल्लाह बहुत सारे इंटरव्यू लिए होंगे, तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ सवालात करूँ और उनके ऊपर आप बताएं कि इसका बेस्ट आंसर आपकी माशाल्लाह जो उसके हिसाब से क्या है। मतलब सर सवाल यूजुअली जो सबसे पहला सवाल होता है, कोई भी इंटरव्यू शुरू होता है तो सबसे पहला सवाल होता है कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ।
सर इसका जवाब कैसे दिया जाए कि मतलब इम्प्रेसिव जवाब भी हो और हम कोई जो है ना अजीब भी ना लगे और हमें उससे हो कि आगे एक बात चल पड़े। अच्छा, देखिए, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें जेनरिक बातें, जनरल बातें, सवाल के जवाब उससे पहले आपकी अपीयरेंस बहुत काउंट करती है, आपका अटायर बहुत काउंट करता है, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। तो जो कंफ्यूज्ड लोग होते हैं ना वो नज़र ही आ जाते हैं। जैसे आपको पता होगा जब क्लास में भी आप लोग बैठे होते थे, मैं जिससे सवाल पूछता था उसको जवाब नहीं आता होता था। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी शक्ल देख के पता चल जाता था कि इसको जवाब नहीं आता। सही है। तो कंफ्यूज्ड लोगों के चेहरे से कंफ्यूजन आया हो जाती है। तो जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना तो हम घबराए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, पता नहीं क्या पूछ लेगा। अरे भाई, कुछ भी परेशानी की बात नहीं है, कुछ भी परेशानी की बात नहीं। देखो, उसको भी पता है आप सीए इंटर कर क्या है, आपने पेपर्स दिए हैं। आई कैप का वैसे ही एक बड़ा रिगरस प्रोसेस है पेपर पास होने का, वो पास करके आए हो। तो अब वो जो चीज़ें आपसे पूछेगा सिर्फ ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें हैं, कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें नहीं होंगी, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। और अगर टेक्निकल चीज़ें हैं भी और आपको उस वक्त रिकॉल नहीं हो रही है ना, तो आए बाएं शाएं करने से अच्छा है उसको साफ बोल दो, आई कैन नॉट रिकॉल दिस एट द मोमेंट, बजाय इसके कि आप घुमाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर सामने बंदा बैठा हुआ किसी फर्म का पार्टनर है, टेक्निकल बंदा है, तो आप उसको कुछ भी करके घुमा नहीं सकते, वो फजूल में मजीद जिल्लत का बाइस बनेगी चीज़। बात समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी बात ये ओवर एफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। सर सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो, वो वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जितना पूछा जाए उतना जवाब। आपके बारे में पूछा जा रहा है तो अब अपने घर वालों का बैकग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपना बैकग्राउंड देना है, ठीक है। आपको अपना बैकग्राउंड भी उस हिसाब से देना है कि अगर मिसाल के तौर पर माशाल्लाह पास्ट में आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, इंटर में, मैट्रिक में, आप उसको हाईलाइट करें। फिर सीए में अगर आपका अचीवमेंट है कि मैंने 2 साल में या 1.5 साल में सीए के सारे पेपर्स पास कर लिए, वो उसकी बात करें आप, ठीक है। तो और इसके अलावा आपने तो कोई बहुत ज़्यादा उखाड़ तो वैसे ही नहीं लिया ना, सही है। इंटर किया है, मैट्रिक किया है, इंटर किया है, सीए के पेपर्स दिए हैं, सही है। अबाउट योर सेल्फ के अंदर बाकी आप ये अपने इंटरेस्ट बता सकते हैं, थोड़े बहुत कुछ सोच के बताना, क्योंकि उसके ऊपर फिर उसके सवालात आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फ्री टाइम के अंदर टीचिंग करता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई कह सकता है, ठीक है ना। आई लाइक टू ट्रेन पीपल, आई लाइक टू ट्रेन स्टूडेंट्स। अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाता हूँ मैं फारिग वक्त के अंदर, ठीक है, बहुत ही फारिग होता हूँ। तो मतलब कोई ऐसी बात करना, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़, उल्टी सीधी अला बला फला नहीं बात कर लेना, ठीक है, जिससे इंप्रेशन बनने की बजाय बिगड़ जाए। इंटरेस्ट की बात पूछी जाए तो ये नहीं सर मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, गाने सुनने का बहुत शौक है, नहीं। हाँ, ये भले बोल दो कि चेस खेलने का शौक है, ठीक है, इससे शायद एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। अब आता हो तुमको चेस, पता लगे सामने से चेस के सवाल पूछ लिए, भाई जो चेस के पीसेस होते हैं ज़रा उसके नाम तो बता दो, ओ हमें तो नहीं पता, ऐसा नहीं हो। फिर बात आ रही है समझ में? सर ये मैं सर की बात से इसमें ऐड करूँगा कि बिल्कुल सर ने सही कहा। मुझे अपना इंटरव्यू का याद है, फर्ग्यूसन में था, मुझे 3 घंटे वेट कराया था। 4 बजे का सर मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल था और 7 बजे शुरू हुआ। उस टाइम पे आप सोचें क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा। आप टाई वाई सब पहन के बैठे हुए हों और आपको 3 घंटे वेट हो। बट मुझे लगता है कि शायद जो मेरे आसपास के लोग थे वो सारे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। मैंने वहाँ पर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने अपना काम रखा, तो शायद इस वजह से उस वक्त जो 5 लोग हम थे उनमें से सिर्फ मेरा हुआ। पहली चीज़। दूसरी बात जो सर ने कहा ना कि अटायर हो तो वही होता है कि आपको फर्म के हिसाब से देखना है। अब जैसे PWC है तो PWC में कुर्ता शलवार वगैरह पहनना अलाउड नहीं है। वो कहते हैं आप प्रॉपर आए, ड्रेसिंग में आए, टाई वगैरह सब कुछ है उसके साथ। KPMG के अंदर कुर्ता शलवार है भी, लेकिन वो कुछ पार्टनर्स पर्सपेक्टिव से, कुछ पार्टनर्स का, और दूसरा वो सर ने जैसे पहना हुआ है प्रॉपर आपके पास ये हो, जूते हो, आपके पास जो है वेस्ट कोट हो, ये सब चीज़ हो। ऐसा सर मैं कुछ ऐड करूँगा सर इसमें, हाँ थोड़ा सा ऐड करें आपको KPMG में, क्योंकि सर ने आर्टिकल्स किए, सर बता सकते हैं। तो देखो बेटा, मेरी तो आर्टिकल KPMG की थी, तो KPMG में ड्रेस कोड अलाउड है, शलवार कुर्ता, वेस्ट कोट, शूज़, चप्पल पहन के नहीं चले ना, मैंने तो चप्पल पहने हैं अभी, शूज़ प्रॉपर, और दाढ़ी अगर आपकी है तो प्रॉपरली ट्रिम्ड हो ज़रा, ठीक है, प्रेजेंटेबल हो आप हो। लेकिन बाहर तौर मैं आपको फिर भी ये कहूँगा कि जब आप कुर्ता शलवार वेस्ट कोट पहनकर जाते हैं फर्म में, पार्टनर के सामने इंटरव्यू देते हैं, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपने अपना स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये मैं कह रहा हूँ। और स्पेसिफिकली कुछ KPMG के पार्टनर्स कर दिया तो इसको पसंद नहीं करते ना, आपने ये स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपना। अच्छा, अब है ड्रेस कोड KPMG का, मैं आपको बताता हूँ अपने साथ हुआ रियल
लाइफ वाकया। तो अब मैं तो शलवार कुर्ता और वेस्ट कोट तो नहीं पहनता था शुरू से, तो जब मैं फर्म में गया सारी फर्म्स में इंटरव्यू दे, और अल्हम्दुलिल्लाह हर ही फर्म में हो गया था, KPMG में पहले हो गया था। तो मैं पैंट शर्ट ही पहनता था, टाई, ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट। अच्छा, पूरी आर्टिकलशिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। अच्छा, उससे पहले ही जॉब इंचार्ज बन चुका था मैं, बैंक का जॉब इंचार्ज बन चुका था क्वालिफाई होने से पहले। तो अब बैंक भी मल्टीनेशनल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अब उसमें जो भी मीटिंग्स होती थी पार्टनर के साथ, जाहिर सी बात है मैं जाता ज़रूर था डिस्कस करने के लिए। अब सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात हो रही है, CFO से मीटिंग्स हो रही हैं, तो मुझे शौक चढ़ा कि यार ड्रेस कोड तो है, अलाउड है, शलवार कुर्ता वेस्ट कोट, तो क्यों ना अब मैं ये पहना करूं। मैंने पहनना शुरू कर दिया। एक दफ़ा पार्टनर ने देखा, 2 दफ़ा पार्टनर ने देखा, फिर मुझे पार्टनर ने कहा यार मुनीर रिक्वेस्ट ये है कि तुम जो है ना शलवार कुर्ता और वेस्ट कोट ना पहना करो, तुम वही ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट पहना करो बाहर। तो और उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो बिल्कुल वैलिड थी अपनी जगह। वजह क्योंकि जिस क्लाइंट के पास हम जा रहे थे ना वो वैसे ही बहुत हाई फाई मल्टीनेशनल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो आपको पता है कि वो इन चीज़ों को, ड्रेसिंग को, कम्युनिकेशन को, हाउ मच दे गिव वैल्यू, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर फर्म, ठीक है। तो उनकी रिक्वेस्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, मैं बिल्कुल उसको वैल्यू करता हूँ। और मैंने उसके बाद से फिर शलवार कुर्ता वेस्ट कोट नहीं पहना, गो के हमारी फर्म में अलाउड था। इसका मतलब ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप शलवार कुर्ता वेस्ट कोट पहन कर जाते हो, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको लगता है ठीक है, सही है। लेकिन अगर कोई पार्टनर आपको इंटरव्यू कर रहा है तो उसने एक चीज़ का तो जहन बना लिया है कि शायद कोई बहुत अच्छे, बहुत मल्टीनेशनल क्लाइंट जो होंगे, आप उधर तो नहीं जा सकोगे। ये बात फैक्ट है, ठीक है। चाहे कोई बोले मुंह से ना बोले, लेकिन शायद हो यही। तो अच्छा है अभी नहीं, हाँ फिर क्या हो, मिसाल के तौर पर आप फर्म में चले गए, मैं मिसाल दूं, कोई KPMG में चला गया, अब वो किसी ऐसे क्लाइंट पे गया, उसको खुद पता है यार क्लाइंट में भी सारे लोग शलवार कुर्ता ही पहनते हैं और ड्रेस कोड की यहाँ पर कोई खास वैल्यू वैसे ही नहीं है, टाइल कोई लगाए कोई ना लगाए, एम्प्लॉय नहीं लगा रहे, क्लाइंट के लोग नहीं लगा रहे, हम क्या करें लगा के, तो ठीक है, फिर जैसा देश वैसा भेष चल जाएगा। लेकिन इनिशियली डोंट डू दिस, मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। क्लाइंट के हिसाब से देखें, सर से कहा कि मैंने क्योंकि खुद यूनिलीवर में जॉब की हुई भी है, तो यूनिलीवर में बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ऑडिट ट्रेनी जीन्स टी शर्ट में आ जाता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे ये चलता है। लेकिन सर ने जैसे कहा कि बैंक्स में अलाउड होता ही नहीं था। मुझे याद है हम जब फर्ग्यूसन में थे तो सर हम लोग जो है ना, फर्ग्यूसन का अजीब सा एक माहौल वो भी था कि मंडे टू थर्सडे जो आप फर्म में हो तो आपको टाई लगानी है, फ्राइडे को शायद थोड़ा इस्लामिक की वजह से वो टाई की रिलैक्सेशन देते थे, लेकिन वो भी किसको अलाउड नहीं था, सेक्शन C वाले जो कि बैंक्स वाले थे उस टाइम पे। बोले यार आपको फ्राइडे को भी टाई लगानी है। पार्टनर्स ने कल्चर बनाया हुआ था कि बैंक वाले बच्चों को लिए तो टाई की एग्जेम्पशन कोई है ही नहीं। तो ये चीज़ें बड़ी एक मैटर करती हैं सर। इसके अलावा जैसे सर ने भी बताया ना कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, सब कुछ करें। मेरा इसमें है कि पहला जब सवाल है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चों ने खासतौर पे AFF वगैरह में वही बोलना शुरू किया। जब मेरा मैट्रिक मैंने यहाँ से किया, एंटर यहाँ से किया, तो पार्टनर ने इंटरप्ट किया और बोला भाई ये सब बातें ना मुझे पता है तुम्हारे बारे में, टेल अस समथिंग जो कि नहीं पता। तो सर ने कहा ना अचीवमेंट्स के ऊपर आप फोकस करें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ सर ने कहा शौक बनाए और चेस का बनाए अगर पता हो। ऐसा हुआ है सर, एक आध बच्चे ने कह दिया, मुझे वही लिख दिया कि मुझे गोल्फ का शौक है, पार्टनर ने वहीं पे बोला टाइगर वुड्स के अलावा दूसरे गोल्फ के प्लेयर का नाम बता, और वो बंदा बच्चा वहीं पे। किसी ने कह दिया मुझे शायरी का शौक है, उससे बोला फेवरेट पोइट, उसने कहा अल्लामा इकबाल। उसने कहा जो 2-3 जो है ना खुद ही को कर बुलंद इतना, इसके अलावा कोई तीसरा शेर सुना के बता। तो आप सोचें बच्चा वहीं पे। सर तो ये इंटरेस्ट उस चीज़ का बताएं जो कि वाकई में आपका हो। आपने कह दिया तो ये है। अच्छा सर, KPMG में एक छोटी सी मैं आप इसमें आऊँगा, हमारे टाइम पे तो ये सवाल होता था, मुझसे भी हुआ था, आपसे भी होगा, कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं, वीकनेस। स्ट्रेंथ तो हम बता देते हैं, वीकनेस की जब बात आए तो वीकनेस क्या बतानी चाहिए इस किस्म के इंटरव्यूज़ में? क्योंकि KPMG में मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, लेकिन अभी भी बहुत सारी फर्म्स के अंदर ये सवाल होता है कि अपनी कोई वीकनेस बताएं। अच्छा, अब जो है ना इस सवाल के लिए भी जो है ना बच्चे काफ़ी प्रिपेयर होकर जा रहे होते हैं ना, वीकनेस बताएं। तो बच्चे अच्छी वीकनेसेस सोच के जाते हैं कि मैं कुछ ऐसी वीकनेस बताऊं जो मेरी स्ट्रेंथ बन जाए, ठीक है।
जैसे अगर अपनी वीकनेस बताऊँ ना किसी को, और जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक अच्छी चीज़ भी है, मिसाल के तौर पर अगर कोई दूसरा अपने काम में स्ट्रगल कर रहा है, अपने काम में अपनी स्टडीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, तो अब मैं ये सोचूंगा यार मैं इसको कैसे हेल्प करूं। अब हो सकता है उसमें मेरी स्टडीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, हो सकता है उसमें मेरा एरिया भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, मेरा टाइम लग जाए, तो ये शायद मेरी एक वीकनेस है। लेकिन इससे एक ऐसा इंप्रेशन जाएगा कि आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो, आप दूसरे का सोचने वाले हो, जिससे आपका काम ओवर रन हो रहा है, टाइम ओवर रन हो रहा है, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। या मैं कहूँ मैं थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड हूँ, मैं चीज़ों की निटी-ग्रिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तय में जाके समझने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है और शायद टाइम पे चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती। और अभी तक तो चूंकि मैंने स्टडीज़ ही की हैं, तो मैं स्टडीज़ में चीज़ों को इतना डिटेल में जाकर देखने की, समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा लगता है कि टाइम ओवर रन हो गया। मेरे हिसाब से कुछ इस तरह की वीकनेस कि जो आपकी ज़ात के ऊपर उंगली उठाने का मौका भी ना देना सामने वाले को। पता लगे आपने बोला मेरी वीकनेस ये, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, जल्दी टाइम भी नहीं आया था मुझसे, और वो पार्टनर बोलेगा अच्छा भाई तू तो क्लाइंट पे भी टाइम पे नहीं आएगा, तू तो फर्म भी टाइम पे नहीं आएगा, फिर समझ रहे हो, ऐसी वीकनेस नहीं बता देना कि वो तुम्हारी ज़ात पे सवाल उठ जाए। बस ये देख लो सर नमाज का भी टाइम, हम थोड़ा सा यहाँ पर भी टाइम ओवररन हो रहा है, लेकिन सर दो इंपॉर्टेंट सवाल, इसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। एक सवाल सर ये होता है, अभी कुछ बच्चों को कहीं से यूसुफ आदिल से आ गए, KPMG से कॉल आ गई, और उनका KPMG में भी इंटरव्यू, उसमें AFF में भी इंटरव्यू चल रहा है, या यूसुफ AFF से आ गए KPMG में भी चल रहा है, अभी उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन नहीं बनाया। और फर्म्स अक्सर ये सवाल पूछती हैं कि अगर तुम्हारा AFF में हो जाएगा तो आप क्या करोगे। इस पर मैं क्विकली अपना एक जवाब दे देता हूँ, मैं बच्चों को बताता हूँ, किसी भी आप फर्म में हो जाए तो आपने ये नहीं कहना कि सर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, सही है। ये अगर आपने ब्लंटली कहा ना मैं नहीं जाऊँगा ये वो, हाँ, इसका सही जवाब ये होता है कि सर देखें आपने मुझे सबसे पहले ऑफ़र किए तो ये तो मैं कंसिडर करूँगा। दूसरा, इसका मैं एक आपका एनवायरनमेंट भी, मतलब जो फर्म में करूँगा वो होगा एनवायरनमेंट, अगर सब चीज़ें यहाँ पे सही, मेरी लर्निंग हुई, मेरा एनवायरनमेंट सब कुछ सही हुआ, तो मैं क्यों जाऊँगा। इसका जवाब ये होता है कि आप, मेरे हिसाब से ये, बाकी सर इसके ऊपर और क्या सर, क्योंकि ये सवाल बहुत कॉमन है, हर फर्म पूछती है कि तुम्हारा बिग 4 में हो जाएगा, GT BDO पूछती है बिग 4 में हो जाएगा, तो क्या करोगे सर, इसके ऊपर आप बताओ। अच्छा, इसमें बिल्कुल आपका जो बिल्कुल जवाब है वो बिल्कुल वैलिड जवाब है, लेकिन अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि आपका हो जाएगा तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं उसको ये कहूँगा कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको कहीं हल्का फुल्का भी ढीला ढाला ऐसा इंप्रेशन दिया कि मैं चले जाऊँगा, तो शायद वो ये सोचे कि वो आज से ही थोड़ा सा ज़रा लचक दिखा रहा है और फर्म नहीं है अपने डिसीजन में, तो ये वाकई में चला जाएगा छोड़कर। फिर कुछ पार्टनर माइंड करते हैं और वो शायद प्रेफर नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को ये कहना चाहिए कि नहीं सर, मेरा जहाँ पहले हो जाएगा ना, अगर पहले AFF में हो गया, पहले अगर मेरा यूसुफ आदिल में भी हो जाएगा ना, तो मैं वहाँ चले जाऊँगा। आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम। और एक दफ़ा अगर हो गया देन सर आई विल स्टिक टू माई डिसीशन, क्योंकि जो फिर मुझे पहले अपॉर्चुनिटी देगा, फिर मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि फिर मैं उसके साथ लॉयल रहूं। अब वो तुम रहो ना रहो बात के अंदर, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम सामने वाले को आज तो ये बताओ तुम्हारे अंदर, समझ रहे हो ना, थोड़ी सी वो है कंसिडरेशन इसके ऊपर। लेकिन अक्सर जो है ना पार्टनर्स ने काउंटर किया है। अब ख़ास तौर पे सर एक टॉप 6 के अलावा की फर्म है ना, वो बोलती है भाई, मतलब बच्चों ने यही कहा कि मैं लॉयल रहूँगा, पार्टनर्स ने कहा आज से पहले तुमसे कोई लॉयल नहीं रहे, कोई जो है ना, सब ये बोलते हैं कि हम लॉयल रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स ने बच्चों को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई शो सम ऑनेस्टी। तो मेरा सर की बात से भी एग्री करता हूँ, जो आपको सही लगे ना कि यार वो हो, उस तरह से आप करें, माहौल को देख के सही है। मतलब मेरा PWC में चल रहा था, और आप यकीन माने उस टाइम तक मेरा KPMG में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, बाद में हुआ। PWC में चल रहा था, और आप सोचें PWC का नाम था उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बोला था तुमने कहीं और टेस्ट वेस्ट कुछ किया है, मैंने कहा नहीं हुआ। तो बोलते हैं, उस पार्टनर ने बोला झूठ मत बोलो, तुम्हारा डिलाइट्स में टेस्ट हुआ होगा, और वाकई में उस टाइम पे टेस्ट हुआ था। वो PWC का पार्टनर फाइनल इंटरव्यू मुझे क्या कह रहा है कि डिलाइट्स, तो इनको कहीं ना कहीं ये होता है। अच्छा सर, अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, जब इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, आखिरी में कहते हैं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस, तो क्या उस टाइम पे कोई सवाल करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो आपके हिसाब से बेस्ट सवाल क्या बनता है उस टाइम पे? सर अगर किसी को सवाल करना हो तो वो ये कर सकता है
कि सर कैन यू प्लीज़ टेल मी फॉर विच डिपार्टमेंट आई वुड बी कंसिडर्ड, शायद ये सवाल किया जा सकता है। और दूसरा सवाल ये किया जा सकता है कि सर सपोज इफ़ आई गेट इंडक्टेड इन ऑडिट डिपार्टमेंट, सो विल आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट रोटेटेड इन अदर डिपार्टमेंट्स टू हैव द प्रोफेशनल फ्लेवर ऑफ अदर सर्विसेज, अदर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ये वाली बात। तीसरा सवाल शायद सिकॉन्डमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि सर सिकॉन्डमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं या कितने साल बाद होती हैं। मेरे हिसाब से ये दो तीन सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे तो अगर ना भी पूछो तो कोई मसला नहीं है, अभी इंडक्शन तो हो जाए। सर ये सर की बात सही है, लेकिन इसमें सर ने तो बताया क्या क्या सवाल, ये सवाल खोदाड़ा नहीं करना। बच्चे ये भी करते हैं कि सर वो मुझे पढ़ाई का टाइम मिलेगा। पार्टनर को आप वैसे ही छेड़ के आ गए कि सर मुझे पढ़ाई का टाइम मिलेगा। सर मैंने सुना है कि फर्म में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डिस्टर्ब होता है। ये सवालात आपको पार्टनर के साथ नहीं करने हैं, इवन एचआर के साथ भी नहीं करने, मैनेजर के साथ भी, क्योंकि जहां उसको ये लगाना कि भाई इसको पढ़ाई का शौक है, इसको भागना है, तो वहीं पे कह देगा ये। तो सर ये एक पूरा एक हमारा सेशन था। एक आखिरी बात कहूँगा, बाज़ मरतबा सर ने भी कहा कि आपको कोई चीज़ नहीं बोलने, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा। बाज़ मरतबा वो कोई ऐसे सवाल पूछते हैं, उनको पता होता है कि ये नहीं बता पाएगा, बट वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं क्या है। तो इसीलिए जैसे सर ने कहा कि आप शुरू में ही घबराए हुए जाएंगे ना, तो ये होगा जब आप रूम में जाएं। अब तो खैर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी काफ़ी हो रहे हैं, वरना जब आप रूम वगैरह में जाएं कहीं हो, KPMG यूजुअली पार्टनर इंटरव्यू के लिए बुलाता ही है ऐसे, और बाकी फर्म्स भी, तो वहाँ पर भी कुछ एटिकेट्स होते हैं कि हमेशा दरवाज़ा नॉक करके जाएँ। PwC में दरवाज़ा होता था, उसको नॉक करके जाएँ। जब तक वो कहें नहीं तब तक आपने बैठना नहीं है। हैंड शेक आपका बहुत ज़्यादा फर्म होना चाहिए, ढीले ढाले हाथ नहीं। आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सर आई कांटेक्ट आप उसकी तरफ देख रहे हो नहीं, तो अक्सर ऐसा होता है कि यार आप बच्चे इंटरव्यू दे रहे होते हैं और देख के ही ओढ़ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। और स्पेसिफिकली मैं अपने एक्सपीरियंस PwC का जो पार्टनर इंटरव्यू होता है ना, उसके अंदर तो इस बेसिस पे बहुत से लोगों को रिजेक्ट करते हैं कि यार इस बच्चे की तो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी ये वाली, इसमें तो यही नहीं था। ऐसा हुआ है पास्ट में कि जो बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट थे उनका PwC में नहीं हुआ, और जब इंक्वायरी हुई पता चला तो बोला यार उस बच्चे ने इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का ही ख्याल नहीं रखा था। वो बच्चा इंटरव्यू में ऐसा लगा कहीं खोया हुआ है, बहुत ज़्यादा फंबल कर रहा था, घबराया, जैसे ना घबराया हुआ था, तो उन्होंने कहा ये तो कल को क्लाइंट भी हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा आज। से इंग्लिश ना बोल सको तो ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे सवालों का जवाब इंग्लिश में दो। मैं फिर बताऊँ। अच्छा सर कि इस पे सर ये था आज का सेशन नमाज के पढ़ेंगे। सर को मैं कहूँगा आखिरी में सर 2 मिनट में सेशन को आप वाइंड अप करें और आप जो है कुछ एडवाइस दें, ताकि फिर हम इसको ऑफ करके नमाज का ब्रेक लें। बाकी हमारे नंबर्स आपके पास हैं, तो उस पर आप रब्ता करें। तो बेटा बस आखिरी एडवाइस ये है कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है और बहुत ही टूटी फूटी है, आप बहुत ज़्यादा अटक जाओगे, तो वो ज़्यादा परेशान क्यों हो जाएगा। तो अपने कंफर्ट एरिया के साथ रहो, ठीक है। ऐसा भी कर लो, मिक्स एंड मैच कर लो, आधा जवाब अपने इंग्लिश में दे दिया, थोड़ा उर्दू में। लेकिन फिर ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो और ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहे हो, समझा भी नहीं पा रहे हो, और आप इंग्लिश में ही कंटिन्यू कर रहे हो। अच्छा यही होता है कि अगर सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चंस कर रहा है तो आप जवाब भी इंग्लिश में ही दो। अगर वो इंग्लिश और उर्दू मिक्स एंड मैच कर रहा है, यू कैन ऑल्सो मिक्स एंड मैच। अच्छा तो यही होता है। लेकिन अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ही नहीं, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि ऑप्ट फॉर द लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल एट, ठीक है। और इसके अलावा कोई चीज़ हो आपको पूछनी हो, यू कैन ऑलवेज रीच अस, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है किसी का। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों का हमने कोशिश करके समराइज़ करके कवर कर लिया है, और कोई मसला हो वी आर ऑलवेज अवेलेबल इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे, सर को, सारे टीचर्स को, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। टेक केयर अलॉट। अल्लाह हाफिज़।